नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग ऑप्शन बाइंग के बारे में बात करने वाले हैं कि ऑप्शन बाइंग में किस तरीके से हमें काम करना चाहिए, क्या ट्रिक्स हम फॉलो कर सकते हैं ऑप्शंस बाइंग में। और कुछ लाइव मार्केट डेटा को समझेंगे, कुछ ऐसी ट्रिक्स को समझेंगे जिससे कि हमारी स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं हो। नॉर्मली ऑप्शन बाइंग में हमें प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग कई बार ऑप्शन स्ट्राइक सिलेक्शन करते हैं और स्टॉप लॉस हंटिंग का बहुत बड़ा रिस्क होता है। तो उस केस में एक्सपायरी के आसपास हमें किस तरीके से स्ट्राइक सिलेक्शन करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आज के दिन हम लोग नेक्स्ट वीक ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे थे, नेक्स्ट वीक की ऑप्शंस में, तो मार्केट की वॉलेटिलिटी में क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस हंट नहीं होगा। क्योंकि ये जो गेम है ऑप्शंस का, दिस इज बेसिकली ये जीरो सम गेम। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, जीरो सम गेम है, यानी कि एक पॉकेट में प्रॉफिट आएगा तो दूसरे पॉकेट में लॉस होगा। तो बेसिकली जीरो सम गेम है, और जीरो सम गेम में हमें विन करने के लिए काफी टैक्टफुली ट्रेड करना होगा। बिकॉज ऑल द पार्टीज, जितने भी पार्टिसिपेंट्स मार्केट में हैं, हर हर पार्टिसिपेंट्स यही चाहता है कि मुझे प्रॉफिट हो। चाहे एफआईज हैं, चाहे रिटेल पार्टिसिपेंट्स हैं, या डीआईज हो, या म्यूचुअल फंड्स हो, ऑल द पार्टिसिपेंट्स आर ट्रेडिंग विद द सेम मोटो कि मुझे मार्केट से प्रॉफिट कमाना है। बट क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि मार्केट में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो प्रॉफिट बना पाए? अगर सारे के सारे प्रॉफिट बनाएंगे तो वो अल्टीमेट किसी ना किसी को लॉस देना है, देन ओनली अदर पार्टी कैन मेक प्रॉफिट। ये थ्योरी है डेरिवेटिव मार्केट की। अगर आप बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो वहां पे वेल्थ ग्रो होती है, वहां पे मार्केट कैपिटलाइजेशन धीरे धीरे इंक्रीज होती है, कंट्री की ओवरऑल वैल्यूएशन इंक्रीज होती है, या फिर मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज है, उसकी मार्केट कैप बढ़ रही है, तो वहां पे ये सिनेरियो नहीं होता है कि एक पॉकेट में प्रॉफिट हो और एक पॉकेट में लॉस हो। वहां पे डिमांड एंड सप्लाई के मिसमैच पे प्राइस मूव करती है। यानी कि मान लीजिए डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस में अप ट्रेंड या अप मूवमेंट आता है। बट अगर आप ऑप्शंस मार्केट को देखेंगे तो ऑप्शन इज कंप्लीटली अ जीरो सम गेम। और यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट बना रहे हैं तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई पार्टी लॉस कर रहा है, और उस पार्टी में चार पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं, रिटेल, दूसरे एफआईज, तीसरा म्यूचुअल फंड्स, और चौथे प्रोप्राइटरी फंड्स। तो ये स्ट्रक्चर हम सभी को जरूर समझना चाहिए, ताकि हम जो ट्रेडिंग करें वो सोच समझ के ट्रेडिंग करें, और टैक्टफुल्ली कुछ टूल्स को यूज करके हमें ट्रेड करना चाहिए। तो आज के प्रेजेंटेशन में हम लोग ये समझेंगे कि क्या क्या टूल्स हम लोग यूज कर सकते हैं, क्या ट्रिक्स हमें हमें यूज करना चाहिए ऑप्शन बाइंग के लिए खास तौर से। क्योंकि ऑप्शन सेलिंग, देखिए ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट बनता है। ऑप्शन सेलिंग की विनिंग प्रोबेबिलिटी 67% होती है, वेयर एज ऑप्शन बाइंग की विनिंग प्रोबेबिलिटी केवल 30-35% ही होती है। बट हमें इस 30-35% की जो बाइंग प्रोबेबिलिटी है, इसे हमें 67% की विनिंग प्रोबेबिलिटी पे अगर हमें लेकर के जाना है, तो हमें कुछ ट्रिक्स और कुछ रूल्स और कुछ डिसिप्लिन के साथ काम करना होगा। क्योंकि ऑलरेडी हम उस इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेड कर रहे हैं जिसमें टाइम वैल्यू डिके है, और जिसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी केवल 30-35% है। क्यों 30-35% है? रीजन ये है कि जब आप ऑप्शन बाय करते हैं, मान लीजिए मैंने कॉल ऑप्शन खरीदा, तो आपको प्रॉफिट तब मिलता है जब मार्केट ऊपर जाएगी। कॉल ऑप्शन खरीदा तो ऊपर जाने में आपको प्रॉफिट मिलेगा, नीचे जाने में आपको कॉल ऑप्शन में नुकसान होगा, क्योंकि मार्केट नीचे चली गई तो कॉल की वैल्यू टूट जाएगी। और जैसे मार्केट में कोई भी मूवमेंट नहीं हुई, जैसे आज के दिन देखिएगा तो मार्केट करीब 12-1 बजे से लेके 3 बजे तक बिल्कुल साइडवेज रही, तो उस केस में ऑप्शंस की वैल्यू टूटती चली जाती है। यानी कॉल्स की वैल्यू बहुत ज्यादा अप्रिसिएट नहीं करेगी, ना पुट्स की वैल्यू अप्रिसिएट करेगी। तो जो ऑप्शन बायर है उसको एक ही कंडीशन में प्रॉफिट होगा, अगर वो कॉल ऑप्शन खरीद रहा है तो मार्केट ऊपर जाने पे प्रॉफिट होगा। अब ये प्रोबेबिलिटी 33% इक्वल है, ऊपर जाने के चांसेस भी 33, नीचे जाने के भी 33, और साइडवेज होने के भी 33। एक नॉर्मल सिनेरियो हम लेते हैं। अगर हम इसी में डेटा इंक्लूड कर दें, हम पीसीआर का डेटा देखने लग जाएं, हम वॉल्यूम वेटेड डेटा देखने लग जाएं, हम थोड़ा ट्रेंड को स्टडी करने लग जाएं कि मार्केट के खुलने के बाद क्या ट्रेंड बन रहा है। जैसे मान लीजिए आज आपने देखा कि मार्केट 50-60 पॉइंट नीचे खुली, गैप डाउन ओपनिंग हुई, और डाउन के बाद मार्केट पूरी रिकवर हो गई, पूरी करीब 50-60 पॉइंट रिकवर होकर के प्लस में आ गई।
तो इससे ये समझ में आया कि मार्केट में नीचे के साइड में सपोर्ट लेवल है और मार्केट अब नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि नीचे से रिजेक्शन आ गया और उसके बाद पीसीआर डेटा वगैरह पॉजिटिव होने लग गए। तो उससे आपको ये समझ में आ गया कि मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है, हमें कॉल साइड में बेट करना है। अब आज के दिन में आप देखिएगा, जो भी ट्रेडर कॉल ऑप्शन में ट्रेड कर रहे थे उनको कुछ ना कुछ हो सकता है, अगर एट द मनी में काम कर रहे हो तो कुछ ना कुछ पैसा मिल रहा था, बट पुट वालों को नुकसान हो रहा था क्योंकि पुट्स में प्रीमियम टूट रहे थे। तो ये सब चीजें हमें कैसे देखना है, इसके पीछे क्या ट्रिक्स फॉलो करना है, वो सब हम आज ऑप्शन बाइंग के इस वेबिनार में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए ऑप्शन बाइंग पे कुछ एक सिंपल डेटा देख लेते हैं, कुछ रूल समझ लेते हैं। और ये अब देखिए, इस टॉपिक पे मैंने कई वेबिनार्स किए हैं, आपने भी कई बार अटेंड किया होगा। आपको ये हर वेबिनार में, हर वीडियो में कुछ यूनिक सा लगता होगा और हर बार आपको नया इंटरेस्टिंग सीखने को मिलती है, क्योंकि क्या है, मार्केट अपने आप में हर दिन इंटरेस्टिंग है। हर दिन हम नया कुछ सीखते हैं और वो जो हम सीख रहे हैं वो हम आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप भी धीरे धीरे अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकें। क्योंकि बाइंग अपने आप में एक चैलेंज है और हमें बाइंग से ही प्रॉफिट बनाना है, क्योंकि हमारे पास कैपिटल की लिमिटेशन है। सेलिंग के लिए आपको कैपिटल चाहिए और कम से कम सेलिंग में अगर आप उतरते हैं तो आपको 10 लाख एंड अबव के कैपिटल से ही आप काम कर सकते हैं। अगर आपके पास 5 लाख एंड बिलो कैपिटल है तो ऑप्शन सेलिंग से कोई भी प्रॉफिट या रिटर्न बहुत मिनिमम बनेंगे। बट जैसा कि ऑप्शन बाइंग का जो सेबी का डेटा है कि 90% लोग लॉस कर रहे हैं, वो डेटा सही है, बट हम उस इन ट्रिक्स को फॉलो करके उन डेटा को रिवर्स कर सकते हैं और हम जो विनिंग प्रोबेबिलिटी 10% की है उसे हम, मतलब मुझे लगता है 60-70% तक हम विनिंग प्रोबेबिलिटी में जा सकते हैं। और अगर आप लोग मेरे साथ लाइव प्रीमियम टेलीग्राम चैनल में जुड़े हुए हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि हम लोग किस तरीके से लाइव ट्रेडिंग करते हैं। हमेशा बहुत छोटे लॉस पे निकल जाते हैं और प्रॉफिट पे राइड करने की कोशिश करते हैं, और हर महीने कुछ ना कुछ प्रॉफिट निकाल करके अपनी ओवरऑल ऑप्शंस की जर्नी को हम ठीक ठाक चला रहे हैं। तो अब आते हैं आगे, रूल्स को समझ लेते हैं। और आज ये हम लोगों ने ये आज का वेबिनार शाम को 8 बजे प्लान किया, और उसके पीछे रीजन ये है कि बहुत सारे लोगों का ये फीडबैक था कि जब हम 6-7 बजे वेबिनार करते हैं तो आप ऑन द वे होते हैं या ऑफिस में होते हैं, अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो जिसके कारण फिर अब हम आगे वेबिनार लेट इवनिंग ही करेंगे, जिससे आप लोग अटेंड कर पाए। आप लोग घर आ गए हैं, आराम से अटेंड कर सकते हैं, आराम से बैठ के अच्छे तरीके से शांति से आप सुन सकते हैं इस वेबिनार को। आज मैं देख रहा हूँ कि 1000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स आज के वेबिनार में ऑलरेडी अटेंडी हमारे हो गए हैं। तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं ऑप्शंस में। अब हम लोग देखिए, एजेंडा दो तीन एजेंडा है, और इसके ऊपर हम एक तो एंट्री एंड एग्जिट के ऊपर थोड़ा बात कर लेंगे, स्टॉप लॉसेस के बारे में बात करेंगे, रिस्क वार्ड रेशियो बात करेंगे। ये तो देखिए बड़ी बड़ी सिंपल चीज है। मेन समझने की चीज है कि हमें ट्रेड कैसे लेना है, डेटा को कैसे स्टडी करना है, डेटा में क्या क्या चीज देखना है और कहाँ पे एंट्री लेनी है। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट खुलने के बाद मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। जैसे मान लीजिए मार्केट 9:15 बजे खुलती है, तो मेरी बात मानिए, आप 9:15 बजे से 10:30 बजे तक ट्रेड मत लीजिए। जब भी आप उस पीरियड में ट्रेड लेंगे, स्ट्रेस भी होगा, वोलेटिलिटी भी आएगी, और मार्केट में कई बार सेकआउट होंगे, आपको ना स्टॉप लॉस मिलेगा ना टारगेट मिलेगा। मान लीजिए अगर मैं ट्रेड ले लेता हूं 9:45 पे, तो 9:45 पे आपको मार्केट का डे लो और डे हाई वो एक लिमिटेड रेंज होगी, तो आपको सुटेबल ना स्टॉप लॉस मिलेंगे, ना टारगेट मिलेगा, ना प्रॉपर वीवैप मिलेगा, ना पीसीआर का डेटा बहुत ज्यादा एडिक्वेट होगा। अगर आप इसी ट्रेड को 10:30-11 के बाद प्लान करेंगे तो वहां पे आपको एक साइजेबल ये समझ में आ जाएगा कि मार्केट आज 50 पॉइंट नीचे खुल के रिकवर हो गई, तो डे का लो आपका स्टॉप लॉस मिल गया, नीचे से रिकवर हुई और पीसीआर का डेटा इंप्रूव हो गया, जैसे मैं आज का एग्जांपल ले रहा हूं। तो उससे ये समझ में आ गया कि पीसीआर का डेटा में पॉजिटिविटी आ रही है, आप एक डेटा को देख सकते हैं और मार्केट जनरेटेड इंफॉर्मेशन पे आप ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक तो क्लैरिटी हो गई कि मार्केट खुलने के बाद हमें हड़बड़ी में सुबह सुबह ट्रेड नहीं लेना चाहिए। कई ट्रेडर ट्रेड करते हैं, उनकी अपनी एक स्किल सेट है, बट हम लोग जिस मॉडल पे काम करते हैं और जिस तरीके से हम इंट्राडे ऑप्शंस बाइंग का ट्रेड ले रहे हैं, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो उसके हिसाब से हम अगर 9:15 से 10:30 मार्केट को ऑब्जर्व करें और उसके बाद ट्रेड लें तो ट्रेड की एक्यूरेसी आपको ज्यादा अच्छी मिलेगी। तो आपको सुबह 1-1.5 घंटे मार्केट को ऑब्जर्व करना है, नंबर 1। नंबर 2, आपको ये देखना है कि क्या डेटा किस तरीके से बन रहा है। मान लीजिए डेटा की जो मैं बात करूं तो उसमें हम पीसीआर रेशियो की बात करेंगे, और पीसीआर रेशियो आपको कैसे मिल सकता है, कहां कहां से आप देख सकते हैं, इस सब के बारे में अभी हम इस प्रेजेंटेशन में बात करेंगे
कि आप फ्री कैसे ले सकते हैं, पेड कहाँ से ले सकते हैं, आप अपनी एक्सेल शीट कैसे डिजाइन कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। बट इंपॉर्टेंट है कि वो डेटा आपके पास होना चाहिए। और मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये बता सकता हूँ कि पीसीआर डेटा से एक्यूरेट इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए और कोई भी इंडिकेटर नहीं है। बहुत सारे इंडिकेटर के नाम आप लोग सुनते होंगे, आरएसआई है, मैकडी है, बॉलिंगर बैंड है, मूविंग एवरेज है। हर इंडिकेटर की अपनी एक वैल्यू है। हर इंडिकेटर को आप बैक टेस्ट करेंगे तो एक एक्यूरेसी लेवल आपको मिलेगी, किसी की 45 मिलेगी, किसी की 50 मिलेगी। बट पीसीआर डेटा को आप बैक टेस्ट करके देख लीजिए, लाइव डेटा में टेस्ट करके देख लीजिए, ट्रेड करके देख लीजिए, आपको इसकी एक्यूरेसी 65% से ऊपर मिलेगी। और ये एक लीडिंग इंडिकेटर है, न कि लैगिंग इंडिकेटर है। जैसे मान लीजिए मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है? मूविंग एवरेज का कंस्ट्रक्शन होता है प्राइस के ऊपर, यानी प्राइस मूव कर रहा है। मान लीजिए आप हर 10-10 मिनट का प्राइस देख रहे हैं 10 मिनट्स कैंडल, और उसकी क्लोजिंग प्राइस पे आप अगर मूविंग एवरेज निकालते हैं तो प्राइस के मूवमेंट पे मूविंग एवरेज आपकी कैलकुलेट होके आती है। वैसे आरएसआई या बॉलिंगर बैंड, ये जितने भी टेक्निकल इंडिकेटर हैं, इसकी कैलकुलेशन प्राइस के मूवमेंट पे होती है। अब यहाँ पे समझिए आप कि जो डेरिवेटिव्स है उसमें जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हो रहा है, यानी जो पोजीशंस बन रही है कॉल एंड पुट में, तो हर लॉट को बनाने में, हर लॉट, जैसे मान लीजिए मैंने 2 लॉट कॉल ऑप्शन खरीदा, तो जो भी प्राइस है 100 रुपए के आसपास की अगर मैं कॉल ऑप्शन ले रहा हूं तो मेरा कैपिटल 75 × 100 फंड का डिप्लॉयमेंट हो गया एज अ बायर। एज अ सेलर का भी कैपिटल उसमें लगा, तो एक लॉट की पोजीशन अगर मार्केट में बनती है तो 1.5 लाख से 2 लाख रुपए का नया कैपिटल इन्वेस्ट होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑप्शन चेन का जो डेटा है उसके अंदर कोई भी पोजीशन अगर बन रही है तो वहां पे नया कैपिटल आ रहा है, और पोजीशन कट रही है तो कैपिटल वहां से निकल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो डायरेक्ट मनी का इन्वॉल्वमेंट आपको इंडिकेट करती है ऑप्शन चेन डेटा, कि कितनी मनी आ रही है और कितनी मनी निकल रही है। तो इसलिए ये काफी रिलायबल और इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट हो जाता है। दूसरा, एक ये मैंने एनालिसिस किया और मैंने ये फाइंड किया कि मान लीजिए एक हो गया फ्यूचर्स का डेटा और एक हो गया ऑप्शंस का डेटा। तो फ्यूचर में ओपन इंटरेस्ट 1 करोड़, 1.25 करोड़ ऐसे एक्सचेंज में होता है, और उसमें डेली का अगर आप ओपन इंटरेस्ट चेंज देखिएगा तो मान लीजिए 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, इतना ही ओपन इंटरेस्ट का चेंज दिखेगा, और कभी कभी माइनस में ओपन इंटरेस्ट दिखते हैं। बट अगर आप ऑप्शंस में डेटा देखेंगे तो एक एक दिन में ओपन इंटरेस्ट का चेंज, अगर कॉल पुट दोनों मिला लें तो 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट चेंज है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्शंस में जो पैसा लग रहा है वो 20 टाइम्स मोर कैपिटल इज एम्प्लॉयड इन ऑप्शन मार्केट कंपेयर टू द फ्यूचर मार्केट। यानी कि जो पूरे मार्केट में का वॉल्यूम है, पूरे मार्केट का जो पैसा है, वो पूरा का पूरा पैसा ऑप्शंस की तरफ मूव कर रहा है। और वहां पे मेजोरिटी ऑफ द इंटरेस्ट है, या एफआईज हो या डीआईज तो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होते हैं ऑप्शन मार्केट में, या रिटेल पार्टिसिपेंट्स हो या फिर आपके प्रोप्राइटरी फंड्स हो, सबका कैपिटल ज्यादा ऑप्शन मार्केट में ही डिप्लॉयमेंट हो रही है। तो अब ये आपको ये समझना जरूरी है कि जिस चीज में सबसे ज्यादा लोग हैं, जहां पे सबसे ज्यादा मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, यानी उसका डेटा हम सभी को जरूर स्टडी करना चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा मार्केट का इंटरेस्ट ही सेंट्रलाइज्ड है, और वो है निफ्टी ऑप्शंस। अगर डेटा सेंट्रलाइज्ड, अर्लियर क्या था, बैंक निफ्टी भी हमारे पास हुआ करती थी जो वीकली ऑप्शंस थी, तो बहुत सारा फंड्स बैंक निफ्टी में सेंट्रलाइज्ड था, बहुत सारा फंड निफ्टी में सेंट्रलाइज्ड हो गया था, बेसिकली डिवाइडेड था निफ्टी और बैंक निफ्टी में। बट अब के समय हम क्या देख रहे हैं कि मेजोरिटी ऑफ द फंड्स सेंट्रलाइज्ड हो गए हैं निफ्टी में, और कुछ हद तक फंड्स का फ्लो अब होने लगा है सेंसेक्स में भी। सेंसेक्स की भी ऑप्शन ट्रेडिंग होने लग गई है, तो वहां पे भी कुछ हद तक फंड्स का डिप्लॉयमेंट हो रहा है, तो वहां पे भी अपॉर्चुनिटी खुल रही है। तो कुल मिला के समरी ये हुई कि हम सभी के लिए ऑप्शंस का डेटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर हम इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो। अब उसमें क्या देखना है, कैसे देखना है, ये हम समझ लेते हैं, और उसके बाद फिर हम अपनी ट्रेडिंग की जर्नी ऑप्शन बाइंग के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं, हमें क्या देखना है ऑप्शंस का डेटा में, किधर से देखना है और कहां से देखना है। अभी देखिए मैंने आपके सामने ऑप्शन चेन का ये डेटा खोला है, और ये हम 3 सोर्स से ले सकते हैं। सोर्स नंबर 1 एनएससी की वेबसाइट पे फ्री अवेलेबल है, उसे कैसे देखना है मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। दूसरा, ये जो एक्सेल आपको दिख रही है, ये एक्सेल में आप किसी भी ब्रोकर की जो एपीआई से आपको डेटा देते हैं, वहां से आप डेटा ले सकते हैं, और कोड्स के थ्रू, पाइथन को यूज करके कोड्स के थ्रू आप डेटा को पुल कर सकते हैं। उसमें
जो फील्ड्स मिलते हैं, जैसे एपीआई में आपको ओपन, हाई, लो, क्लोज, फिर ग्रीक्स की वैल्यू, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम्स का डेटा, ये सारा का सारा फील्ड्स आपको देते हैं। तो आप कोडिंग करके वो फील्ड्स के हिसाब से एक तो एक्सेल में अपना डेटा बना सकते हैं। तो ये एक तरीका हो गया, जो हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए कन्वीनियंट ना हो, क्योंकि मान लीजिए एक तो एपीआई लेना, और उसके बाद आप अगर मान लीजिए आप थोड़ा फुल टाइम अगर आप ट्रेडर हैं तो आप उस ऑप्शन में जा सकते हैं। ट्रू डेटा भी एक ऑप्शन है जहां से आप डेटा लेकर के ये काम कर सकते हैं एक्सेल में। सेकेंड सोर्स है, केवल मुझे अगर डेटा देखना है। अब मान लीजिए आप अगर एपीआई लेते हैं तो उसका एक फायदा क्या है कि आप डेटा निफ्टी का भी बना सकते हैं एक्सेल में, आप डेटा सेंसेक्स का भी बना सकते हैं एक्सेल में, आप डेटा फिन निफ्टी का भी बना सकते हैं, और जो भी एक्सचेंज है, जो भी स्टॉक्स है, सबका डेटा आप एक्सेल में पुल करके बना सकते हैं। ये फायदा है अगर आप किसी भी वेंडर की एपीआई लेकर के काम करते हैं तो। अब मान लीजिए आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव बहुत सारे प्रोडक्ट्स में नहीं आप करना चाह रहे हैं, आपको चाहिए कि नहीं मुझे खाली निफ्टी का डेटा देखना है और बैंक निफ्टी का डेटा देखना है, मैं इसी में ट्रेड करना चाहता हूं, तो उसके लिए आपके पास फ्री सोर्स है, और वो है एनएससी इंडिया की वेबसाइट। एनएससी इंडिया की वेबसाइट पे हम लोग चलते हैं और एक बार उसमें डेटा को भी देख लेते हैं किस तरीके से हमें देखना चाहिए। अगर आप लोग मोबाइल पास में है तो एक बार लॉगिन करके देख लीजिए, मैं भी आपको साथ साथ एनएससी इंडिया में हम एक बार स्टडी कर लेते हैं आज के डेटा को, कि किस तरीके से ये डेटा बना है और कैसे हमें स्टडी करना चाहिए। तो हम अभी ये देखिए आपके सामने मैंने गूगल खोला और हम चलते हैं, यहाँ पे आप टाइप कीजिए एनएससी निफ्टी ऑप्शन चेन का डेटा। अब देखिए ये एनएससी ऑप्शन चेन का डेटा, और ये जो नई वाली वेबसाइट निफ्ट जो एक्सचेंज की आई है, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। इसमें इंफॉर्मेशन आपको बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में मिल रही है, और काफी इंफॉर्मेशन मिल रही है जो मैं भी आपको दिखाऊंगा, और आपको देख के मजा आ जाएगा कि आपको क्या इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं दे रहा है। हर हर इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, और इधर उधर जाने की जरूरत भी नहीं है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे सबसे पहले जैसे ऑप्शन चेन का डेटा आपके सामने खुल गया, तो आपको एक जैसे मैंने ट्रिक सिखाई है कि सुबह क्या ओपनिंग हो रही है उसके आसपास की स्ट्राइक आपको लेकर के आनी है, सेंटर स्ट्राइक। तो आज की अगर आप ओपनिंग देखेंगे तो 24,950 के आसपास की ओपनिंग हुई थी मार्केट में, प्री ओपनिंग 24,950 के आसपास की। तो ये मैंने सेंटर स्ट्राइक पकड़ ली। अब इधर से चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, इसके बाद मैं आपको एक्सेल शीट अपनी दिखाऊंगा कि मेरी एक्सेल शीट में भी सेम डेटा है जो आपको अभी एक्सचेंज के इस प्लेटफॉर्म में मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये डेटा देख के अपना काम चला सकते हैं, और ये सेम डेटा मेरे पास एक्सेल में आ रही है। तो अभी आप खाली फील्ड्स को नोट डाउन कीजिए। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हम देख रहे हैं, और दूसरा ये चेंज इन प्राइस एक फैक्टर है, ये चेंज इन प्राइस को भी आप यहाँ पे ध्यान रखिए। और ये कॉल साइड हो गई है, ये हमारी कॉल हो गई इधर। सेम इधर ही चेंज इन प्राइस, और इधर आपका दिखेगा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। और यहाँ पे ये जो डेटा दिख रहा है ये डेटा है इन टर्म्स ऑफ लॉट्स। ये जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हमें दिख रहा है, मान लीजिए 25,900 की 950 की कॉल एट द मनी हो गई, और इधर आप देख पा रहे हैं ये पुट है। अब आप मुझे बताइए कि ये जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 25,950 की कॉल में, और 14 और ये 25, और ऊपर आप देखें यहाँ पे 25,000 है, 25,050 की कॉल है, 25,100 की कॉल है। तो ये तीनों कॉल ऑप्शन का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कितना है, जरा आप टाइप कर सकते हैं अपने चैट रूम में, ताकि मुझे समझ में आए कि आप देख रहे हैं, अच्छे से समझ में आ रहा है आपको। जैसे मान लीजिए 25,000 की कॉल ऑप्शन का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कितना लॉट आ रहा है, -51,000। ये 51,000 लॉट्स का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आ रहा है। और अगर इसी साइड हम ये पुट साइड देख लेते हैं कि पुट साइड में कितना आ रहा है, तो ये देखिए पुट साइड में इसका 92,000 लॉट्स आ रहा है। देख पा रहे हैं आप लोग 92,000 लॉट, ये पुट साइड है और ये कॉल साइड है। तो 92,000 लॉट्स पुट साइड में 25,000 की पुट में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, और 25,000 की कॉल में -11,000 है। अब मैं आपसे एक सवाल ये पूछूं, आप आंसर दीजिएगा चैट रूम में। क्या अगर 90% ट्रेडर मार्केट में पुट ऑप्शन ले लें, तो आपका क्या मानना है कि उस 90% लोगों को प्रॉफिट होगा, पुट में मार्केट गिर जाएगी? व्हाट डू यू से? 90% लोग अगर पुट खरीद लें
तो क्या उनको प्रॉफिट होगा, यस और नो? लॉस हो जाएगा। तो यहां पे आप देखिए जो पुट साइड में 92,000 पुट्स का 92,000 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट है, तो मैं सिंपल एज्यूम करता हूं कि चलो सारे ट्रेडर ने एक एक लॉट लिया होगा, तो 92,000 ट्रेडर ने एक एक लॉट खरीदा होगा। मैं एक एजम्पशन लेता हूं पुट साइड में। तो जैसे आप आंसर दे पा रहे हैं कि 92,000 लोगों को प्रॉफिट नहीं होगा पुट में, तो इसका मतलब जब ये क्लियर है कि जब उन्हें प्रॉफिट नहीं होगा, नुकसान होने वाला है, तो नुकसान होने वाला है इसका मतलब पुट के प्राइस गिरेंगे तभी उनको नुकसान होगा, क्योंकि उन्होंने पुट ऑप्शन खरीदी है। तो हमारा टारगेट क्या बनता है, हमें कॉल ऑप्शन पे ट्रेड करना है, सिंपल लॉजिक। और देखिए ये कोई बुक रिटन लॉजिक नहीं है, ये हम लोगों ने एक्सपीरियंस से डिराइव किया है कि ऐसा होता है, तो ये सिनेरियो हमें देखने को मिलता है। और इस सिनेरियो को आज से 6-7 साल पहले जब हम लाइव मार्केट में ट्रेड करते थे, रिसर्च करते थे, तो मुझे ये फाइंडिंग मिली कि अच्छा, अगर पुट्स में ज्यादा, उस समय मंथली ऑप्शंस हुआ करती थी, वीकली ऑप्शंस तो अभी 3-4-5 सालों से आ गई है। जब मंथली ऑप्शंस होती थी उस समय हमें ये आइडिया लगा कि अगर पुट्स में ज्यादा पोजीशंस बन रही है तो मार्केट कॉल की तरफ जा रही है, कॉल्स में पोजीशन बन रही है तो पुट की तरफ जा रही है, यानी कि मार्केट एक इम्बैलेंस को बैलेंस करने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे हमें लाइव मार्केट में क्या देखना है, ये सिंपल एट द मनी, जहां पे मार्केट की प्री ओपनिंग हुई उससे आप 3-4 स्ट्राइक ऊपर और 3-4 स्ट्राइक नीचे, यानी कि मान लीजिए मार्केट 24,950 है, तो इससे अगर आप ऊपर जाएंगे तो 25,000 हो गई, 25,050 हो गई और 25,100 हो गई। और अगर आप नीचे जाएंगे तो 900 हो गई, 850 हो गई और 800 हो गई। 3 स्ट्राइक नीचे, 3 स्ट्राइक ऊपर। इनको दोनों साइड आप कॉल पुट को एनालाइज कर लीजिए। मोबाइल में जब आप जाएंगे तो आपका एनएससी ऑप्शन चेन का डेटा फटाक से खुल जाएगा, कोई उसमें ऐसी मारामारी नहीं है, जो आपको कोई सॉफ्टवेयर की ही जरूरत है, और आप तुरंत देख सकते हैं कि किधर हेवीनेस है। जिधर हेवी है पोजीशन उधर का ट्रेड नहीं लेना है, और जिधर लाइट है उधर हमें टारगेट करना है कि मुझे उस साइड ट्रेड लेना है। ये एक सिंपल, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब इसमें ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ट्रेड लेना है, किधर हमें कॉल लेना है या पुट लेना है। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ट्रेडर्स के साथ क्या होती है, उसे यही समझ में नहीं आता है कि आज के दिन में मैं कॉल कॉल में बेट करूं या पुट में बेट करूं, यानी कॉल यानी तेजी खेलूं या मंदी खेलूं। तो ये डेटा देख के आपको ये क्लैरिटी मिल गई कि मुझे कॉल ऑप्शन लेना है या पुट ऑप्शन लेना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कहां पे लेना है, किस लेवल पे लेना है, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। इसी सीट में सेकेंड डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने कुछ वेबिनार में हाईलाइट किए हैं, आज आप इसे अच्छे से और समझ लें। कि देखिए चेंज का कॉलम दिख रहा है आपको, ये चेंज का कॉलम दिख रहा है, ये अपना पुट साइड का हो गया और ये अपना कॉल साइड का हो गया। अब इसमें आपको ये एनालाइज करना है कि ज्यादातर जो स्ट्राइक्स है उसका चेंज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। भाई हम लोगों ने ये सुना है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, तो ये टेक्निकल में बोलना आसान है, बट उसको उस ट्रिक को अप्लाई कैसे करना है ये मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और मान लीजिए चेंज में अगर हम ये देख रहे हैं कि आज ज्यादातर चेंज पॉजिटिव साइड में है या कम नेगेटिव साइड में है, अगर आप दोनों के चेंज को कंपेयर कीजिए, ये चेंज है हमारा पुट साइड का और ये चेंज है हमारा कॉल साइड का। मैं इसे एक बार फिर से थोड़ा साफ करके आपको दिखाता हूं क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए ये कॉल साइड है और ये चेंज है आज का। चेंज का मतलब हो गया कल से, कल की क्लोजिंग से आज की करंट रनिंग क्या चल रहा है, दैट इज कॉल्ड चेंज इन प्राइस। और ये हमारा पुट का चेंज हो गया। अब हमें ये एनालाइज करना है कि जो चेंज हुआ है वो उसका कंपैरिजन हमें कॉल एंड पुट के चेंज को आपस में कंपेयर करना है। अभी हम लोगों ने फर्स्ट क्या सीखा, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को कंपेयर करना सीखा। अब हम सेकेंड स्टेप में ये सीख रहे हैं कि चेंज इन प्राइस को कंपेयर करते हैं कि कॉल साइड में जो 4-5-7 स्ट्राइक है उसका चेंज और पुट साइड का चेंज, दोनों में किसमें एप्रिसिएशन ज्यादा है, कौन सा बढ़ रहा है। और ये चेंज आपको तभी मिलेगा जब मार्केट 1-1.5 घंटे निकल जाएंगे, उसके बाद आप देखेंगे तो आपको ये डेटा ज्यादा रिलायबल समझ में आएगा। तो अभी आप देखिए ये तो क्लोजिंग में है, बट आप अगर मिड मार्केट में भी 10-11-12 बजे भी आप इस डेटा को देख रहे होंगे तो आपको चेंज ज्यादा आज कॉल के साइड दिख रहा था पॉजिटिव साइड में, और पुट के साइड में नेगेटिव चेंजेस दिख रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ, पीसीआर का डेटा भी नेगेटिव है और पुट्स के प्राइस ज्यादा गिर रहे हैं। तो उस केस में क्या हमें पुट लेना चाहिए? अगर आप एग्री करते हैं, आपका क्या व्यू है कि क्या हमें ये डेटा देख के पुट लेना चाहिए या कॉल लेना चाहिए था? कॉल लेना चाहिए था, क्लियर। पुट बिल्कुल नहीं लेना चाहिए था। तो आज
जो भी ट्रेडर पुट ऑप्शन में ट्रेड किए होंगे तो आपको पता होगा कि पुट किस तरीके से टूट रही थी। अभी मैं ग्राफ आपको दिखाऊंगा, और कॉल में एप्रिसिएशन हमें मिल रहा था। तो कुल मिला के ये डेटा से हमें ये क्लियरली समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या है। भाई एक तो हो गया कहाँ पे लेना है, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे ये तो क्लियरिटी मिले कि क्या करना है, कॉल लेना है या पुट लेना है। तो ये सिंपल डेटा देख के आपको पकड़ में आ जाएगा कि आपको क्या लेना है। एक और इस चीज इसमें मैं आपको नई चीज आज सिखा देता हूँ, क्योंकि देखिए एनएससी की वेबसाइट है और इसमें बहुत अच्छे से सारा डेटा मिल रहा है। मान लीजिए मैंने सोचा कि मुझे कॉल लेना है, 25,000 की कॉल ऑप्शन लेना है। इस पे आप कीजिए क्लिक। जब आप 25,000 की कॉल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये 25,000 की कॉल ऑप्शन की चेंज खुल गई। आप देखिए सारे सारे जितने भी अगस्त के, सितंबर के, अक्टूबर के, अभी आप देख पा रहे हैं। देखिए क्या देख पा रहे हैं, नई ट्रिक सिखा रहा हूं, ध्यान से सीखिएगा। वो भी फ्री में एनएससी की वेबसाइट पे अवेलेबल है। मैंने 25,000 के स्ट्राइक पे क्लिक किया। तो जब आप 25,000 के स्ट्राइक पे क्लिक करते हैं तो आपको अगस्त एक्सपायरी, 21 आज की, कल की एक्सपायरी, 28 अगस्त की एक्सपायरी, 2 सितंबर की एक्सपायरी, 9 सितंबर की एक्सपायरी, 16 सितंबर की एक्सपायरी, यानी जितनी भी एक्सपायरी खुली हुई है सारी एक्सपायरी का चेंज दिख रहा है यहाँ पे। सारी एक्सपायरी का चेंज दिख रहा है, नहीं है मुझे, करेक्ट। और सारी एक्सपायरी का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी दिख रहा है मुझे, करेक्ट। ये बहुत अच्छा एनएससी की वेबसाइट ने बनाया है, और ये अभी तक मतलब आप काफी यूनिक डेटा है और आपको बहुत हेल्प करेगी। और ये चेंज आप देखिए सारी स्ट्राइक्स का, मतलब सारी एक्सपायरीज का, आज की नहीं, सारी एक्सपायरीज का चेंज दिख रहा है, और सारी एक्सपायरीज का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। तो अब आप देखिए 25,000 की जो कॉल ऑप्शन मैंने क्लिक किया, उसमें मुझे करंट एक्सपायरी में ये दिखा, ये 4 रुपया बढ़ी हुई है, ये 17 रुपया ऊपर है, ये 22 रुपया ऊपर है, ये 24 रुपया ऊपर है, ये 25 रुपया ऊपर है, ये 25 रुपया ऊपर है। और पुट साइड देखिए, ये 39 रुपया डाउन है, 39, ये 28 डाउन, ये 27 डाउन, ये 25 डाउन, ये 20 डाउन। इसका मतलब क्या हुआ कि गलती से भी हमें पुट साइड नहीं लेना है, क्योंकि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। जो गिर रहा है वो और गिरेगा, जो ऊपर जा रहा है वो ऊपर ऊपर जाएगा। दिस इज अ थ्योरी ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। तो ये अगर चेंज ओवरऑल सारी एक्सपायरी का मिला के पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि हमें ये क्लियर सिग्नल मिल रहे हैं कि लेना है तो कॉल ही लेना है, पुट ऑप्शन में नहीं जाना है, क्योंकि उसके सारे प्राइस एवरेज होके गिर रहे हैं। समझ में आई? अगर समझ में आई और मजा आया तो अब यस लिख सकते हैं, मजा आया। ये ट्रिक यूनिक ट्रिक है, और ये आपको लाइव मार्केट में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। क्लियर? और ये एनएससी की वेबसाइट पे फ्री अवेलेबल है, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। अब और इसको और डिटेल में मैं आपको और एक अच्छी चीज इसमें दिखाने की कोशिश करता हूं, चलिए। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे 21 अगस्त की एक्सपायरी पे क्लिक किया। इसमें नहीं नहीं, यहाँ पे हम मान लीजिए 25,000 की पे क्लिक किए तो ये आ गई, और 25,000 की कॉल। अब हम इसके अंदर जाएंगे, हाँ। अब मैं और अंदर गया, स्ट्राइक के अंदर आप जाओगे तो आपको एक्सचेंज और क्या दे रहा है मैं बताऊं, बहुत अच्छी चीज दे रहा है आपको एक्सचेंज। अब देखिए ऑर्डर बुक दे रहा है, और ऑर्डर बुक के अंदर आपको वीवैप प्राइस एक्सचेंज दे रहा है। जो आप लोग ढूंढते हैं कि मुझे वीवैप कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा ऑप्शंस का, ये देखिए एक्सचेंज आपको वीवैप दे रहा है, वीवैप का प्राइस दे रहा है, ये देख रहे हैं आपको एक्सचेंज आपको वीवैप भी दे रहा है, आपको वॉल्यूम दे रहा है, आपको ट्रेडेड वैल्यू दे रहा है। ठीक है, मार्केट लॉट तो हमें पता ही है, ओपन इंटरेस्ट भी मिल रहा है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मिल रहा है। अब देखिए चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे आ गया, परसेंटेज चेंज इन ओपन इंटरेस्ट -32% मिल रहा है। तो आपको एक्सचेंज की वेबसाइट पे जब इतना अच्छा डेटा मिल रहा है, तो फिर करना क्या है, उस डेटा को सीख करके और उसको देख करके हमें ट्रेड करना है, और हमें लॉस से बचना है। तो कोई और इससे रिलायबल रिसोर्स आपके पास नहीं हो सकता। प्लस बेस्ट पॉइंट क्या है कि आप मोबाइल में आराम से बैठ के ये सारा डेटा एनालाइज कर सकते हैं। तो ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया। आप चाहो तो निफ्टी का, आप चाहो तो सेंसेक्स का, आप चाहो तो रिलायंस का, आप चाहो तो इन्फोसिस का, आप चाहो तो टीसीएस का, हर चीज का इस तरीके से देख सकते हैं। और ये साइट भी बहुत फास्ट चल रही है, एनएससी की वेबसाइट नई वाली बहुत मजेदार है। तो आप इसे एक्सप्लोर कीजिए थोड़ा सा। मैंने आज के वेबिनार में आपको हिंट दे दिया कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। अब थोड़ा समय लगा के आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा इस वेबसाइट में डेटा को सीखने और समझने में। तो क्लियर हो गया, आप लोग को समझ में आ गया? ठीक है। अब हमें डायरेक्शन का समझ, अब वीवैप
वीवैप यहाँ पे मिल गई। ये आप चाहो तो यहाँ पे निफ्टी का भी वीवैप देख सकते हैं, किसी भी स्ट्राइक का वीवैप देख सकते हैं। अब देखिए, अब ये जो आज की क्लोजिंग है 25,000 की कॉल ऑप्शन, ये 80 के आसपास बंद हुई है, इसका वीवैप 76 है। तो वीवैप यानी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, और ये अपने वीवैप के ऊपर बंद हुआ है, यानी पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो पॉसिबल है कि कल पॉजिटिव ओपनिंग हमें मिल सकती है, बट आज पूरे दिन आप देखेंगे तो ये वीवैप के ऊपर ही ट्रेड हो रहा था। अब इसमें जो एंट्री की बात होती है कि मुझे एंट्री कहाँ पे लेनी चाहिए, अब हमें डायरेक्शन तो समझ में आ गया जब हम लोगों ने डेटा देख लिया। हम लोगों ने दो डेटा देखा, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट समझ लिया, चेंज इन प्राइस समझ लिया। इन दोनों से हमें ये तो समझ में आ गया कि हमें आज क्या लेना है, कॉल ऑप्शन लेना है। अब आपको कॉल ऑप्शन लेना है तो किस भाव पे लेना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हमें कोशिश ये करनी है, आप ऐसे समझो कि जो डेटा पॉजिटिव है, अब जो वीवैप का लेवल है, ये आप मान लीजिए मार्केट का एक फ्लोर प्राइस है। जैसे आप मान लीजिए किसी चीज को आप ओवर प्राइस और अंडर प्राइस बोलते हैं। तो जब आप ओवर प्राइस क्यों बोलते हैं, जब आपको पता है कि इसका फेयर प्राइस 100 रुपया है, और अगर ये 110 रुपया ट्रेड हो रही है, तो आप क्या बोलेंगे, ये 10 रुपया से ओवर प्राइस्ड है। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपया, मान लीजिए एक फ्लैट की प्रॉपर्टी की वैल्यू है, और कोई सेलर है, वो कोट कर रहा है 1 करोड़ 15 लाख, तो आप क्या बोलेंगे, भाई 15 लाख मेरे से ज्यादा मांग रहे हो तुम, ये ओवर प्राइस्ड है। तो इसकी मार्केट की जो फेयर वैल्यू वो 100 रुपया होनी चाहिए। और सपोज कीजिए आपको 100 रुपए के आसपास वो प्रॉपर्टी मिलती है, तो वो राइट डील मानी जाएगी, आपने मार्केट के सही प्राइस पे अपनी डील करी है। वैसे ही ऑप्शन मार्केट में जो वीवैप लेवल है, दैट इज अ फेयर प्राइस ऑफ अ ऑप्शन, यानी अगर 76 मुझे दिख रही है वीवैप वैल्यू, इसका मतलब 76 जो है वो एक फेयर प्राइस है। और उसके, अगर आप उसके नीचे खरीदने में सफल हो जाते हैं, यानी आप मान लो 70 के आसपास आप ले लेते हो, तो आपने प्रॉपर्टी जो 1 करोड़ की थी उसको 90 लाख में ले लिया, तो आपको एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल गई। तो जब डेटा पॉजिटिव होता है तो हमारी कोशिश ऑप्शन बायर की क्या होती है कि हम ऑप्शंस में एंट्री जो उसकी फेयर प्राइस है उससे नीचे करने की कोशिश करें, क्योंकि देखिए मार्केट तो एक तरफा चलती नहीं है, ऊपर नीचे होगी। और जो बड़े प्लेयर होंगे ना, वो कभी भी ओवर प्राइस चीज नहीं खरीदेंगे। मान लीजिए एफआईज है, उस उनके पास भी ये वीवैप का डेटा चल रहा है, और वीवैप का डेटा सबसे ज्यादा एफआईज और प्रोप्राइटरी डेस्क में यूज किया जाता है, ये निकालने के लिए कि मार्केट की फेयर वैल्यू क्या है। अब कोई भी ट्रेडर होगा, क्या वो इंट्राडे में फेयर वैल्यू से ऊपर लेने में उसकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम हो जाएगी, वो लेना पसंद करेगा? नहीं पसंद करेगा। तो एज अ रिटेल ट्रेडर हम भी गलती क्या करते हैं, हम भी कॉस्टली चीज पे, ओवर प्राइस ऑप्शंस पे हम ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमें नुकसान होने लगता है। तो आपको एंट्री कैसे करनी है, एंट्री पे डेटा मुझे समझ में आ गया, कॉल लेना है। कॉल लेना है अपने फेयर वैल्यू से नीचे, यानी कि 76 इज द फेयर वैल्यू, यहाँ पे जो आप एग्जांपल में देख पा रहे हैं जो वीवैप लेवल है, उसके जितना नीचे मिल जाए, 70 मिल जाए बहुत अच्छी बात है, 65 मिल जाए बहुत अच्छी बात है। उसके लिए थोड़ा सा हम लोग चार्टिंग को यूज करते हैं कि मान लीजिए मार्केट गिर रही है, प्राइस गिर के 70 आ गया, अब 70 से वापस रिजेक्शन होने लग जाए, बाउंस होने लग जाए, तो समझ में आ जाएगा कि प्राइस अब नीचे नहीं जा रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे एंट्री बनती है। तो थोड़ा सा वहां पे चार्टिंग की स्किल सेट आ जाती है, बट जो डेटा की स्किल सेट है वो आपको यहाँ पे इतना तो जरूर बता देगी कि मुझे क्या लेना है और किस लेवल के आसपास आपको चार्ट्स पे देखना है। अब मान लीजिए जैसे ये ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन है 24-25 हजार की, अब मान लीजिए गिर के 70 के आसपास आ गई, 70-75, तो इस लेवल के आसपास ये वीवैप है, तो ये एक एंट्री पॉइंट है जहां पे अगर ग्रीन कैंडल बनने लग जाए, रिजेक्शन बनने लग जाए, तो आपको एंट्री कर लेना है। क्लियर, समझ में आ गया? अगर समझ में आया तो आप यस लिख सकते हैं, नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा रिपीट करूंगा। यस 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 यस, क्लियर। चलिए हम ऐसा करते हैं, कुछ एग्जांपल्स भी ले लेते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल जब आप चार्ट्स में देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो हम चार्ट्स पे चलते हैं, बट यहाँ पे आपको एनएससी के वेबसाइट में ये चीजें समझ में आ गई, कैसे आप देखेंगे ये भी आपको पता चल गया। ऑप्शन चेन के डेटा पे जाकर के क्लिक करना है, सारी एक्सपायरीज आपको एक जगह दिख जाएगी, और उसके बाद अगर आप पर्टिकुलर स्ट्राइक का वीवैप देखना है तो आपको जाकर के वहां पे दिख जाता है। क्लियर, चलिए अब हम चलते हैं, अब हम चलते हैं चार्ट्स में। अब देखिए मैंने अपने स्क्रीन पे एक तो निफ्टी का चार्ट लगा लिया, निफ्टी और बैंक निफ्टी। अब इसमें मैंने वीवैप प्लॉट कर रखा है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये जो लाइन है ना, ये वीवैप की लाइन है।
और वीवैप की लाइन है, तो इसका मतलब मार्केट की जो फ्लोर लेवल है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि एक प्रॉपर्टी की जो करंट वैल्यू चल रही है, मान लीजिए सुबह जब प्रॉपर्टी की वैल्यू खुली थी, यानी आज से कोविड के पहले इस प्रॉपर्टी की वैल्यू मान लीजिए 80 लाख थी, हम एक एग्जांपल खरीदते हैं, और एक साल में प्रॉपर्टी की वैल्यू 90 लाख हो गई, फिर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 95 लाख हो गई, और अभी उस प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू 1 करोड़ चल रही है फॉर एग्जाम्पल, तो ये आपकी वीवैप लेवल हो गया। यानी कि मार्केट का जो फेयर वैल्यू है अभी वो 25,040 के आसपास फ्यूचर लेवल है, और अभी चल कितना रहा है, 25,075 चल रहा है, करेक्ट। अब आप इस फेयर वैल्यू से आप मान के चलिए कि मान लीजिए 1 करोड़ की वैल्यू है, और ये वैल्यू 1 करोड़ 10 लाख है, तो आप अगर जितना दूर फेयर वैल्यू से आप खरीदेंगे ऑप्शंस, उतना ज्यादा आपका रिस्क होता है, क्योंकि ऑप्शंस में टाइम वैल्यू डिके होती है। भाई प्रॉपर्टी में टाइम वैल्यू डिके नहीं होती है। प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी आपने अगर मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो प्राइस इंक्रीज नहीं करेगा बट स्टेबल हो जाएगा। बट ऑप्शंस में तो क्या हुआ, अगर मोमेंटम नहीं आया तो आपका टाइम वैल्यू डिके हो गया। तो हमें ऑप्शंस में तो और ज्यादा ध्यान रखना है कि हम फेयर वैल्यू पे लें, क्योंकि अगर आप ओवर प्राइस ले लेंगे तो टाइम वैल्यू डिके ही आपको लॉस दे देगी। तो अब मान लीजिए मैं ऑप्शंस इस लेवल पे खरीद लेता हूं और मेरा वीवैप ये है, तो 95 लाख की प्रॉपर्टी मैंने 1 करोड़ 20 लाख में खरीदी, और मार्केट में मोमेंटम नहीं आया, तो क्या हो गया, ये मेरी जो प्रॉपर्टी है 1 करोड़ 20 लाख की, वो टाइम वैल्यू डिके के कारण ऑलरेडी 90 लाख आ जाएगी और मुझे लॉस हो जाएगा। ये होती है ऑप्शंस की थ्योरी। तो हमें ये बहुत समझना जरूरी है कि हम ऑप्शंस में एंट्री कभी भी फेयर वैल्यू से दूर नहीं करें, क्योंकि हमारा एम प्रॉफिट मल्टीप्लाई करना नहीं है। हमारा प्राइमरी एम है कि हमें इस मार्केट में टिके रहना है, और धीरे धीरे करके हमें राइट डिसिप्लिन के साथ प्रॉफिट बनाना है। आप ये थ्योरी को अगर फॉलो करेंगे तो आपको ट्रेड में डर नहीं लगेगा। कई बार क्या होता है, जो ट्रेडर्स होते हैं उनका ये क्वेश्चन आता है कि मैंने ट्रेड एंट्री करी, मुझे डर लगता है एंट्री करते ही, और पैनिक होने लग जाता है क्योंकि आपकी एंट्री सही नहीं होती है। आप अगर वीवैप पे एंट्री लेने लग जाओ तो आपका जो डर है वो कम हो जाएगा, क्योंकि आप एक चीज को फेयर वैल्यू पे खरीद रहे हैं। अब मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 1 करोड़ है, आप 1 करोड़ 25 लाख में खरीद लोगे, तो आपको तो अनकंफर्ट आएगा ही ना, कि मैंने ओवर प्राइस खरीद लिया, अब पता नहीं ये बिकेगा कि नहीं बिकेगा। सेम उसी तरीके से ऑप्शंस में है, हमेशा फेयर वैल्यू पे लेना चाहिए। और नॉर्मली फेयर वैल्यू, अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि अभी आपने ऑप्शंस की फेयर वैल्यू दिखाई और हमें ये निफ्टी फ्यूचर का फेयर वैल्यू है, तो कौन सा राइट बाइंग प्राइस है, फेयर वैल्यू ऑप्शन वाली फेयर वैल्यू बेटर है या निफ्टी फ्यूचर वाली फेयर वैल्यू बेटर है? जब मार्केट में डेटा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है पीसीआर का, तो उस समय आप ऑप्शन की फेयर वैल्यू पे इंटर कर सकते हैं। जब मार्केट में डेटा पीसीआर का बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, जैसे मान लीजिए निफ्टी का आज डेटा पॉजिटिव था, बैंक निफ्टी का डेटा आज नेगेटिव था, तो ऐसे सिचुएशन में आप निफ्टी के फेयर वैल्यू का वेट कर सकते हैं, क्योंकि भाई जो बैंक निफ्टी है उसका डेटा स्ट्रांग नहीं है, पीसीआर आज नेगेटिव था, और निफ्टी का डेटा काफी स्ट्रांग था। तो क्या एक पार्टी स्ट्रांग है एक पार्टी वीक है, तो पॉसिबल है कि निफ्टी अपने फेयर वैल्यू पे आ सकती है। बट अगर मान लीजिए निफ्टी का भी डेटा बहुत स्ट्रांग है, बैंक निफ्टी का भी, दोनों स्ट्रांग है, तो उस केस में चांसेस कम है कि प्राइस अपने फेयर वैल्यू के आसपास आए। तो उस केस में आप ऑप्शंस की फेयर वैल्यू के आसपास एंट्री कर सकते हैं। क्लियर? क्लियर? अगर क्लियर हुआ तो यस लिख सकते हैं, नहीं तो मैं रिपीट कर दूंगा। यस 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 यस, ओके, थैंक यू। चलिए, अब हमें ये समझ में आ गया कि एंट्री कहाँ पे करनी है, और लॉजिक भी हमें समझ में आ गया क्यों हमें ऑप्शंस में फेयर वैल्यू पे लेना चाहिए, क्योंकि वहां पे टाइम वैल्यू होती है। अगर आपकी टाइम वैल्यू नहीं हो तो ऑप्शंस में आप ओवर प्राइस भी ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो मार्केट मूव करेगा तो आपको पैसा मिल जाएगा। ऑप्शंस में टाइम वैल्यू डिके होती है, 5 दिन की एक्सपायरी होती है, और 5 दिन में ऑप्शन की वैल्यू चली जाती है। इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम फेयर वैल्यू के आसपास ही खरीदें, नहीं तो हम ऑप्शंस में वेट एंड वॉच करें। और एक चीज और, जैसे मान लीजिए एक्सपायरी, जैसे मान लीजिए कल एक्सपायरी है, और एक्सपायरी वाले दिन खास तौर से आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप फेयर वैल्यू के नीचे या सस्ती चीज खरीदने की कोशिश करें, या फिर अगले वीक में ट्रेड करें, क्योंकि अगर आप एक्सपायरी वाले दिन अगर फेयर वैल्यू से ऊपर आपने खरीदने की गलती कर दी तो आपका टाइम वैल्यू डिकेगा, बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है ऑप्शंस में। चलिए, अब हम आज के कॉल्स एंड पुट का ग्राफ देखते हैं। और ये ग्राफ मेरे सामने नेक्स्ट वीक का लगा हुआ है, मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स का, क्योंकि हम लोग जैसे मान लीजिए एक्सपायरी के 5 दिन होते हैं, तो फ्राइडे, मंडे और ट्यूसडे, ये 3 दिन तो हम करंट वीक में ट्रेड करते हैं। और जब
वेडनेसडे आ जाता है तो हम अगले वीक में ट्रेड करना चालू कर देते हैं, बिकॉज ऑफ टाइम वैल्यू डीके को बचाने के लिए। जैसे आज अगर आप देखेंगे तो अगर हम नेक्स्ट वीक में ट्रेड कर रहे थे तो वहां हमें कुछ ना कुछ मतलब पोजीशन बची हुई थी, बट पुट में तो पूरी की पूरी पोजीशन नीचे की तरफ जा रही थी। पहले मैं आपको पुट ही दिखा देता हूँ, फिर आप कॉल देख लेना। ये देखिए, ये 3 पुट लगी हुई है आपके सामने, और ये अगले वीक की है। ये देखिए 25,000 की पुट है ये, नहीं ये करंट वीक की पुट लगी हुई है। 25,000 की पुट आप देख रहे हैं, और यहाँ पे 24,950 की पुट है, और ये 25,000 की पुट है। ये तीनों पुट है करंट वीक की, जो कल एक्सपायरी है। अब आप देखिए खुलने के बाद से ही ये वीवैप है, ये फेयर वैल्यू इसकी हो गई 55 की, ये फेयर वैल्यू है। जो ऑप्शन सेलर है वो भी इस मॉडल को यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन सेलर वाले के लिए भी बहुत अच्छा है। हम तो ऑप्शन बायर हैं तो ऑप्शन बाइंग के बारे में ज्यादा बातचीत करें, बट जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं उनके लिए भी काफी यूजफुल मॉडल है। अब देखिए, ये फेयर वैल्यू इसकी 55 थी, सुबह इसकी फेयर वैल्यू 90 थी, फिर वैल्यू घट के इसकी 80 आ गई, फिर वैल्यू घट के इसकी 70 आ गई। तो यहाँ पे अगर फेयर वैल्यू कोई प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू घटती जा रही है, इसका मतलब बिल्डिंग में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तभी ना उसकी फेयर वैल्यू घट रही है। मान लीजिए एक प्रॉपर्टी आपने देखी जिसकी आज से 3 साल पहले वैल्यू थी 90 लाख, 1 साल बाद उसकी वैल्यू हो गई 80 लाख, 1 साल बाद उसकी वैल्यू हो गई 70 लाख। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ उस प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम है, तभी उसकी वैल्यू नीचे जा रही है। उसी तरीके से जो ये प्रॉपर्टी पुट ऑप्शन जो आपने खरीदा है, वो भी तो एक तरीके से आपकी प्रॉपर्टी है। आपने अगर पुट ऑप्शन लिया है और उसकी फेयर वैल्यू गिरती जा रही है, इसका मतलब उस प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम है। उस प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे तो और गिर जाएगी, और एक्सपायरी आते आते जीरो हो जाएगी। तो इसलिए हमें वैसी प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करनी चाहिए जिसकी फेयर वैल्यू मार्केट में धीरे धीरे गिरती चली जा रही है। तो यहाँ पे आप देखिए पुट की फेयर वैल्यू कैसे गिरती चली जा रही है, और पुट का जो प्राइस है वो और तेजी से गिर रहा है, तीनों स्ट्राइक गिर रहे हैं। तो कुल मिला के समरी ये हुई कि जिसकी फेयर वैल्यू गिरती जा रही है वो हमें ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करना है, और जिसकी फेयर वैल्यू बढ़ती जा रही है, भाई ट्रेंड इज योर फ्रेंड, और जिसके फेयर वैल्यू में अप्रिसिएशन हमें वही लेना है। अब हम एंट्री पे आ जाते हैं कि हमें ये समझ में आ गया कि क्या लेना है, ये तो क्लियर हो गया कि भाई हमें कॉल लेना है, बट हमें कब लेना है ये देखिए। अब आज एक मौका मिला था 11 बजे के आसपास, ये देखिए फेयर वैल्यू पे आई थी। ये 25,000 की कॉल ऑप्शन है, ये करंट वीक की है, करंट वीक की लगी हुई है। मैंने गलत बोल दिया, मंथली है, ये करंट वीक वाली है। एग्जाम्पल को अच्छे से समझने के लिए मैंने करंट वीक यहाँ पे लगा रखा है, बट आज हम लोग ट्रेड कर रहे थे नेक्स्ट वीक के ऑप्शंस में। बट आप देखिए ये 11 बजे, यहाँ पे ये 11 बज रहा है, और मार्केट खुलने के बाद 11 बजे से आपको डेटा समझ में आ गया होगा कि मार्केट का क्या डेटा है। और ये फेयर वैल्यू पे ऑप्शन आई 60 रुपए से। आप देखिए 25,000 की कॉल का हाई कितना लगा, 100 रुपए के आसपास, 100 105 का हाई लगा। फिर दोबारा इसने अपने फेयर वैल्यू के आसपास आने का कोशिश किया। ये टाइम आप देख सकते हैं, करीब करीब आप मान के चलें 1 से 2 के बीच में, और 75 से ये वापस ऊपर 100 105 गई। तो मैं 25,000 की कॉल पे ही आप देखेंगे तो 2 बार ऐसा आज हुआ मार्केट में, जो ये अपने फेयर वैल्यू के आसपास आकर के मार्केट ने रिजेक्ट किया और बाउंस किया। तो अगर आपको ये पता होता कि इसकी क्या फेयर वैल्यू चल रही है, जैसे मान लीजिए अगर मैं इसकी फेयर वैल्यू देखूं, करीब इस टाइम पीरियड पे ये कितनी थी, ये 70 के आसपास की वैल्यू थी इसकी, 70 के आसपास की वैल्यू थी, और ये लो क्या लगा, लो लगा 75 का। तो अपने फेयर वैल्यू से 4-5 रुपया ऊपर है, और वहां से जैसे ही रिजेक्शन हुआ, इसका मतलब समझ में आ गया कि मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम बन सकता है, क्योंकि ओवरऑल डेटा पॉजिटिव है और लेना मुझे कॉल है, और कॉल मुझे अगर फेयर वैल्यू के आसपास मिल रही है तो एक स्टॉप लॉस लगा के एंट्री करने में कोई बुराई नहीं है। तो इस तरीके से आपको मैंने आज ये समझाने की कोशिश करी कि डेटा कैसे देखना है और डेटा कहाँ से देखना है। तो उसके लिए 3 सोर्सेज हैं। एक तो हो गया कि आप एनएससी की वेबसाइट से जाकर के देख सकते हैं, फ्री में सारा डेटा अवेलेबल है। वहां पे आप ऑप्शन चेन का डेटा, सेंसेक्स का डेटा नहीं है वहां पे, निफ्टी का डेटा है। हाँ, सेंसेक्स का डेटा अगर आपको देखना है तो एसएमसी का ऑटो ट्रेंडर है, जिसके अंदर सेंसेक्स का डेटा अब आने लग गया है। सेंसेक्स का डेटा लास्ट वीक ही एसएमसी ने इनकॉर्पोरेट कर दिया उसके अंदर। तो आप अगर सेंसेक्स में ट्रेड कर रहे हैं, आप अगर बैंक निफ्टी में भी ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो ऑटो ट्रेंडर के अंदर सारा डेटा आता है, आप वहां पे देख सकते हैं। तीसरा तरीका है एक्सेल, आप खुद एपीआई लेकर के डिजाइन करवा सकते हैं। उसके अंदर सेंसेक्स, स्टॉक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मल्टीपल एक्सेल, आप मल्टीपल डेटा को लेके एक जगह डेटा को पुल करके अपनी एक्सेल शीट डिजाइन करवा सकते हैं। उसका कॉस्ट आपको लगता है 5-6 हजार रुपये महीने के आसपास आएगा, क्योंकि जब आप सिंबल पे डिपेंड करता है आप कितने सिंबल का डेटा लेते हैं।
अगर आप कम सिंबल का डेटा लेंगे तो कम चार्ज होते हैं। वो अलग अलग वेंडर के अलग अलग चार्जेस हैं। आप ट्रू डेटा की वेबसाइट में जाके देख सकते हैं। एपीआई प्रोवाइडर जीरोधा भी है, स्टॉक कार्ड भी है, एसएमसी भी है, तो आप वहां पे भी इंक्वायरी कर सकते हैं। आपको जहां पे वाइबल लगे आप ये भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से 3 सोर्स हो गए, एक एसएमसी ऑटो ट्रेडर, दूसरा एनएससी की वेबसाइट और तीसरा एपीआई। चौथा चार्टिंग। चौथी चीज हो गई कि ये चार्ट्स आप कहां से देख रहे हो। तो आपके पास फ्री सोर्स है जो है ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू के अंदर लिमिटेड रिसोर्स के साथ आप चार्ट्स देख सकते हो, एक तो वो तरीका है। अब ट्रेडिंग व्यू का एडवांस वर्जन भी आप ले सकते हैं, जो ऑनलाइन आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। 3-4 हजार रुपए महीने में आपको उसकी सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी। तो ट्रेडिंग व्यू के अंदर ये सारे चार्ट्स, वीवैप और आपको ये चीजें मिल जाएगी जो मैंने अभी स्क्रीन पे दिखाई है। तो कुल मिला के 2-3-4 हजार के इन्वेस्टमेंट, मंथली इन्वेस्टमेंट में आपके पास ये सारा डेटा आ जाएगा। ट्रेडिंग व्यू ले सकते हैं, एपीआई ले सकते हैं, एसएमसी ऑटो वेंडर देख सकते हैं, नहीं तो आप एनएससी की वेबसाइट से अपना काम चला सकते हैं। तो कुल बट इंपॉर्टेंट ये है कि हमें देखना क्या है, एनएससी की वेबसाइट का क्या डेटा देखना है, कहाँ पे एंट्री करनी है, ये सब सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग के लिए। तो क्लियर हो गया। अब स्क्रीन पे मेरे पास क्या है, एक चीज और मैं आपको दिखा दूं। जैसे मान लीजिए आप वीवैप यूज कर रहे हैं, तो वीवैप में एक तरीका हो गया कि आप वीवैप, कई लोग ये पूछते हैं कि अलग अलग वीवैप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं। तो वीवैप कैलकुलेट करने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। जैसे मैं, आप देखो यहाँ पे जो मैं वीवैप कैलकुलेट कर रहा हूँ वो हाई लो क्लोज का एवरेज ले रहा हूँ, एचएलसी ले रहा हूँ, एच, एल और सी। आप देख सकते हैं हाई लो क्लोज, हाई लो क्लोज का एवरेज की वीवैप ले रहा हूँ। कुछ ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो क्लोजिंग प्राइस की वीवैप लेते हैं। कुछ हाई लो ओपन क्लोज का भी वीवैप बना सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है, इसलिए हो सकता है मेरे वीवैप और या अलग अलग प्लेटफॉर्म के वीवैप पे थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। रीजन ये है कि वो क्या मेथड ऑफ कैलकुलेशन यूज कर रहे हैं। मान लीजिए मैं क्लोजिंग प्राइस पे लूं तो अलग आएगा। मान लीजिए मैं एचएलसी लूं, हाई लो क्लोज लूं तो अलग आएगा। हाई लो ओपन क्लोज लूं तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। बट जो बेस्ट है, सबसे रिलायबल है, वो एचएलसी है, हाई लो क्लोज। बाकी आप क्लोजिंग पे भी यूज कर सकते हैं। मैं जो यूज करता हूँ एचएलसी पे यूज करता हूँ, हाई लो क्लोज पे यूज करता हूँ। क्लियर? अब इसी सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे हम लोग जो प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है उसमें हम ट्रेड लेते हैं। और जो लॉजिक्स अभी मैंने शेयर किया, ये इसी लॉजिक्स के ऊपर ये जो टेलीग्राम चैनल है इसके बारे में भी मैं थोड़ा बता दूं। और जैसे मान लीजिए लास्ट 2-3 दिनों में हम लोग किस तरीके से, आज का ही ट्रेड मैं आपको दिखाता हूं। आज हम लोग ट्रेड कर रहे थे 25,400 की कॉल ऑप्शन पे, नेक्स्ट वीक की कॉल ऑप्शन पे ट्रेड कर रहे थे। सो दैट, क्योंकि हम जो ट्रेड में एंट्री कर रहे थे वो थोड़ा वीवैप से ऊपर एंट्री कर रहे थे, तो वीवैप से ऊपर अगर मैं ओवर प्राइस ऑप्शन ले रहा हूँ तो उस केस में मैंने आउट ऑफ मनी सेलेक्ट किया ताकि मेरा टाइम वैल्यू डिके ना हो और नेक्स्ट वीक की ऑप्शंस हो। तो यहाँ पे हमें कोई खास प्रॉफिट नहीं मिला, ब्रेक इवन पे हम निकल गए। अगर आप देखेंगे कल, यानी कि पिछले दिन हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लिया था 25,200 की कॉल ऑप्शन पे, और एक ट्रेड ये लिया था बाय निफ्टी 25,200 की कॉल ऑप्शन। और एक दो ट्रेड हुए थे उस दिन जिसमें 61% ट्रेडर्स का वोट देख सकते हैं जिन्होंने बोला कि मैंने प्रॉफिट बुक किया, और 39% ट्रेड नहीं कर पाए। और ट्रेड ये था कि 25,000 की कॉल ऑप्शन 57-58 पे हम लेकर के करीब 75-80 पे निकल गए थे, जो 105 तक गई थी। तो जो प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है इसमें हम लोग बेसिकली जो भी डेटा अभी हम लोगों ने सीखा, इसी डेटा के बेसिस पे लाइव मार्केट में जो भी चीजें बन रही है, 11 बजे के बाद हम ट्रेड लेते हैं, वीवैप पे एंट्री करने की कोशिश करते हैं, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करते हैं, डिसिप्लिन्ड वे में ट्रेड करते हैं। और बेसिकली एक कम्युनिटी में ट्रेड करते हैं। मान लीजिए जब आप अकेले ट्रेड कर रहे होते हैं तो उस केस में कई बार हमें डर लगता है कि मेरा ट्रेड सही है कि नहीं है, ट्रेड गलत तो नहीं है, स्टॉप लॉस राइट है कि नहीं है। बट यहाँ पे क्या, हम एक कम्युनिटी, एक ग्रुप में ट्रेड कर रहे हैं जिसमें आज मेरे साथ आप देख सकते हैं करीब 3,000 से ज्यादा ट्रेडर्स हैं, 3,500 के आसपास ट्रेडर्स हैं जो ऑप्शन में लाइव ट्रेड कर रहे हैं। और इसका फायदा क्या होता है कि जब आप ग्रुप में ट्रेड करते हैं तो एक प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ट्रेड करते हैं, एक ऑरा के साथ ट्रेड करते हैं, और इसको ट्रेड कराने में पूरी हमारी टीम होती है। जैसे मान लीजिए अगर मैं अकेला ट्रेड दूं तो मुझे भी डर लगेगा, क्योंकि एक साथ हम 3,500 लोगों को ट्रेड दे रहे हैं। तो हम भी एक टीम में काम करते हैं, और उस टीम में कई रिसर्चर होते हैं
जो कंफर्म करते हैं कि ये डेटा पॉजिटिव, ये डेटा पॉजिटिव, और उस कॉन्फिडेंस के साथ हम ट्रेड करते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर आप वैष्णो देवी जा रहे हैं और वैष्णो देवी में आप अकेले चढ़ाई कर रहे हैं तो आप बहुत जल्दी थक जाएंगे, और वही आप ग्रुप में नारा लगाते हुए चढ़ाई कर रहे हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप ऊपर पहुंच जाएंगे और आप मंदिर के दर्शन कर लेंगे। तो उसी तरीके से जब आप ग्रुप में ट्रेड करते हैं, विद लॉजिक्स ट्रेड करते हैं, तो आपका जो अंदर से डर होता है, वो कॉन्फिडेंस होता है, वो बिल्टअप होता है, और हम डिसिप्लिन्ड वे में ट्रेड कर पाते हैं, हम एंट्री पे फोकस कर पाते हैं। तो इस तरीके से प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है जिसमें हम लोग इसी बेसिस पे सारे ट्रेड लेते हैं। इंट्राडे में 1 से 2 ट्रेड हम लेते हैं। तो अब आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। जो कंटेंट था, मेन कंटेंट, वो मैंने आपको आज समझाने की कोशिश करी। होप है कि आप कल से इसे प्रैक्टिस करेंगे, और ये एकदम प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई थ्योरी नहीं, कुछ नहीं। कल से लाइव मार्केट में आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, तो कोई शक की बात भी नहीं है। और इस मेथड को मैं पिछले 5-7 सालों से लाइव प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और मैंने बैक टेस्ट 8-10 साल इसे बैक टेस्ट भी किया है। तो ये वर्केबल मेथड है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे कल से खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। अब आपके मन में कोई भी सवाल है तो मैं अवेलेबल हूँ, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। और मेरे साथ जो मेरी टीम है, उनके भी अगर कोई सवाल है आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। जी सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली और बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आए हैं। सबसे पहले सर क्वेश्चन एक ये है कि अगर जो साइडवेज मार्केट है तो इंट्राडे बायर्स के लिए क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए सबसे पहले, और किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए साइडवेज मार्केट में? देखिए, मार्केट साइडवेज से पॉजिटिव भी हो सकती है, मार्केट साइडवेज से नेगेटिव भी हो सकती है। साइडवेज का मतलब मार्केट में क्लैरिटी नहीं है। तो साइडवेज अगर मार्केट है तो वहां पे आप देखिए कि डेटा निफ्टी का क्या है। निफ्टी का डेटा, मान लीजिए प्राइस साइडवेज है, बट डेटा क्या कर रहे हैं, प्राइस एक्शन साइडवेज हो सकता है। बट अगर पीसीआर का डेटा मुझे दिख रहा है कि निफ्टी का पॉजिटिव है और धीरे धीरे पॉजिटिव होता जा रहा है, बैंक निफ्टी का भी डेटा पॉजिटिव है और धीरे धीरे पॉजिटिव होता जा रहा है, तो वो जो साइडवेज मार्केट है ना, वो साइडवेज रुकेगी नहीं, वो ब्रेकआउट ले लेगी, क्योंकि डेटा इंप्रूव कर रहे हैं। मान लीजिए मार्केट साइडवेज है और डेटा धीरे धीरे नेगेटिव की तरफ मूव कर रहे हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के, तो इसका मतलब वो साइडवेज मार्केट साइडवेज नहीं रहेगी, वो नीचे ब्रेकडाउन ले लेगी। तो साइडवेज इज अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, जहां पे मुझे पता नहीं है कि क्या होगा। तो उसके लिए आपको डेटा पे ट्रेड नहीं लेना है, डेटा पे ध्यान रखना है कि साइडवेज के प्राइस एक्शन में डेटा का क्या चेंजेस हो रहा है। डेटा अगर पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं तो साइडवेज मार्केट में ये एज्यूम करना है कि ऊपर ब्रेकआउट लेगा, और आपको कॉल ऑप्शन पे ताक में, मतलब बेसिकली कॉल ऑप्शन जहां पे आपको फेयर वैल्यूएशन पे मिले वहां खरीद लेना है। और मान लीजिए साइडवेज मार्केट में डेटा धीरे धीरे नेगेटिव हो रहा है तो आपको फेयर वैल्यूएशन पे पुट ऑप्शन खरीदना है। तो इस तरीके से आपको साइडवेज मार्केट में ट्रेड करना चाहिए। और अगर ओके। मान लो डेटा में कुछ नहीं हो रहा है, ना ना डेटा ना ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो फिर उस केस में आपको वेट करना चाहिए। अगर मान लीजिए थोड़ा आपने, अगर डेटा में इंप्रूवमेंट नहीं है, साइडवेज हो रहा है, तो टाइम वैल्यू डिके हो रही है, तो अगर मान लो लॉस हो गया, कुछ 6-7-8 रुपए लॉस लग रहे हैं और डेटा में कोई चेंजेस नहीं आ रहा, तो फिर आपको लॉस बुक करके निकलना पड़ेगा। ओके, ठीक है नेक्स्ट। सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, एक उमेश जी हमारे यहाँ अटेंडेंस, जिनका क्वेश्चन आया है कि इमोशंस को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, अगर हमारे अंदर जो ग्रीड आ जाता है उसको हम किस तरह से, कौन सी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके उस पर हम थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट मेंटेन कर सकते हैं? देखिए, वो तो कंटिन्यूअस प्रैक्टिस से ही आएगा। अगर क्या है, ग्रीड और इमोशन, एक तो हो गया कि आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे ना हम ग्रीड देखते हैं ना हम इमोशन देखते हैं, केवल डिसिप्लिन पे ट्रेड करते हैं। तो जिस तरीके से हम आपको ट्रेड रिकमेंडेशन दे रहे हैं डेली, आप जिस लेवल पे एंट्री दे रहे हैं आप एंट्री करें, जहां पे एग्जिट दे रहे हैं आप एग्जिट करें, और अपना प्रॉफिट उस हिसाब से मैनेज करते हुए चलें। एक तरीका हो गया कि आप मेंटर के साथ ट्रेड कर सकते हैं, आप फॉलो कर सकते हैं। दूसरा, जब आप खुद कर रहे हैं तो उस केस में इमोशन अगर आपके पास ज्यादा आपको तंग कर रहा है तो आप पोजीशन साइज कम कर लें। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे तो आपको पैनिक भी ज्यादा होगा, और उसमें कई बार क्या होगा कि बड़ी क्वांटिटी है तो आप छोटे प्रॉफिट में निकल जाओगे। तो बेटर है कि अगर आप खुद से ट्रेड कर रहे हैं तो क्वांटिटी साइज कम कर लें, जब तक कि आपका इमोशन कंट्रोल ना हो जाए, आपका मेथड पे कमांड ना आ जाए। और अगर आप मान लीजिए कंटिन्यू करंट क्वांटिटी पे ट्रेड कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो फिर आप कम्युनिटी हमारी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे हम डिसिप्लिन वे में ट्रेड आपको रिकमेंडेशन देते ओके, थैंक यू सर। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मार्केट मैनिपुलेशन में जहाँ पर बिग प्लेयर का इम्पैक्ट हमें दिखता है, उससे इंट्राडे ट्रेडर्स कैसे बच सकते हैं? हैं। देखिए, बड़ी मछली छोटी मछली तो हर जगह होगी।
कोई भी मार्केट हो, बड़े प्लेयर भी होंगे, छोटे प्लेयर भी होंगे। जहां पे जीरो सम गेम है वहां पे बड़ा प्लेयर छोटे प्लेयर को खाएगा ही खाएगा। अब समुद्र में आप जाएंगे तो वेल मछली छोटी मछली को तो खाएगी, कोई उपाय नहीं है। बट ये है कि जितना ज्यादा हम बच सकें उतना अच्छा है। उसी में क्या, कुछ मछलियां जो चालाक होती हैं वो बच के निकल जाती हैं, कुछ मछलियां जो चालाक नहीं है वो वेल के अंदर चली जाती है। तो आप ये मान के चलें कि जो बड़े प्लेयर हैं, जेन स्ट्रीट और बड़े वाले जो प्लेयर हैं जिनके पास एल्गो है, जो 36-36 हजार करोड़ का एक एक साल में प्रॉफिट कर लेते हैं, उनके सामने हम क्या है, बहुत छोटी मछली है। तो हमें चालाक तो बनना ही पड़ेगा। और वो चालाकी के ये ट्रिक्स मैंने बताए हैं कि क्या चालाकी आप फॉलो कर सकते हैं। आप फेयर वैल्यू पे लीजिए, ये एक चालाकी है। आप डेटा को फॉलो कीजिए, ये एक चालाकी है। जो आप चालाकी फॉलो नहीं करेंगे वो वेल के अंदर चले ही जाएंगे, तो आपको लॉस देना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली एक ही उपाय है, बड़े मछलियों से बचने के लिए हमें चालाक बनना पड़ेगा, हमें डेटा को फॉलो करना पड़ेगा, हमें इंट्री पे काम करना पड़ेगा, हमें डिसिप्लिन से ट्रेड लेना पड़ेगा, हमें स्टॉप लॉस फॉलो करना पड़ेगा। इन सब रूल्स के साथ हम ट्रेड करेंगे तभी हम ऑप्शन मार्केट में बाइंग में सस्टेन कर सकते हैं। नहीं तो आप मानिए 3-6 महीने में हमारी कैपिटल खत्म हो जाएगी और फिर हम मार्केट से निकल जाएंगे। तो हमें चालाक बनना पड़ेगा, इन डेटा को फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। सर कुछ क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू टारगेट एंड स्टॉप लॉस, कैसे किस तरह से डिसाइड करें और कैसे सेट किया जाए। टारगेट और स्टॉप लॉस को किस तरह से हम मेंटेन कर सकते हैं। देखिए, आप अगर जी बुक में देखिएगा तो बोला जाता है कि 1:2 का टारगेट मिनिमम रखना चाहिए। 1:3 का टारगेट आप रखेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। 1:4 का टारगेट रखिएगा तो और अच्छी बात है, बट वो प्रैक्टिकली इंट्राडे में मिलता नहीं है। ना हमारे पास इतना पेशेंस होता है एक ट्रेडर के पास कि वो इंट्राडे में 1:3 का टारगेट रख पाए, खासतौर से ऑप्शंस में जहां पे टाइम वैल्यू डिके होती है। तो जो एक्सपीरियंस से मुझे समझ में आया है वो ये है कि 1:1.5 का टारगेट इज अ राइट टारगेट फॉर इंट्राडे। यानी अगर आप स्टॉप लॉस रख रहे हैं 15 पॉइंट का, तो 1:1.5 यानी 15 × 1.5, 22-23 रुपए का आपका टारगेट होना चाहिए, फर्स्ट टारगेट। यानी अगर आपका 20 रुपए का स्टॉप लॉस है तो 30 रुपए का फर्स्ट टारगेट 1:1.5। अब मान लीजिए आपका फर्स्ट टारगेट हो गया, तो उस केस में आप बाइंग प्राइस का स्टॉप लॉस रख करके 1:2 के टारगेट के लिए बाकी पोजीशंस को 50% पोजीशन पे राइड कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द डेटा की किस तरीके से डेटा बन रहा है, क्या डेटा बहुत स्ट्रांग है, प्लस डिपेंडिंग ऑन द टाइम। मान लीजिए आपको फर्स्ट टारगेट मिल गया से 11:30 बजे, तो उस केस में मार्केट के पास बहुत अच्छा खासा टाइम है मूव करने के लिए, तो आप उसी हिसाब से अपने टारगेट को आधी क्वांटिटी पे 1:2 का टारगेट रख सकते हैं। बट ऑप्शन ट्रेडिंग में मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट टारगेट 1.5, सेकेंड टारगेट 1:2, और उससे ज्यादा जनरली टारगेट हमें नहीं मिल पाते हैं या हम नहीं रुक पाते हैं, तो 1:2 और 1.5 का सुटेबल टारगेट आपके लिए ऑप्शन में बेटर। ओके, थैंक यू सर। कुछ बिगिनर्स के क्वेश्चन आया सर, जो पूछ रहे हैं कि ऑप्शन बाइंग में स्टार्टिंग लेवल पर हमें एटीएम या आईटीएम या फिर ओटीएम कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए बिगिनर बहुत लेवल बढ़िया, पे। बहुत बढ़िया, मार्वलस क्वेश्चन आपने पूछा है। जी देखिए, अगर आप बिगिनर हैं तो आपका एम क्या है कि आपको कॉन्फिडेंस डेवलप करना है। फर्स्ट एम ये है, आपका एम ये है कि आपको लॉस नहीं देना है और धीरे धीरे बिल्डअप करना है। क्योंकि अगर आप बिगिनर हैं तो आप ये मत सोचिए कि मुझे तुरंत प्रॉफिट बनाना है, नहीं तो मार्केट में सस्टेन करना पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आप उन स्ट्राइक्स पे ट्रेड कीजिए जिसका डेल्टा, डेल्टा का मतलब कि मार्केट कितनी मूव करेगी तो वो ऑप्शन कितनी मूव करेगी। थोड़ा सा अगर आप बिगिनर हैं तो आप स्टडी कर लीजिएगा कि डेल्टा क्या होता है। डेल्टा का मतलब होता है कि मार्केट के मूवमेंट में कितना ऑप्शन के प्राइस मूव करेगी। तो जिसका डेल्टा 0.3 है वही ट्रेड करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, कभी भी करंट वीक ऑप्शन आप ट्रेड मत कीजिए अगर आप बिगिनर हैं। तो आप हमेशा नेक्स्ट वीक ऑप्शन ट्रेड कीजिए अगर आप बिगिनर हैं तो, खास तौर से एक्सपायरी के नजदीक में। यानी एक्सपायरी के आसपास है तो आप नेक्स्ट वीक ट्रेड कीजिए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप 0.3 के डेल्टा से स्टार्ट कीजिए। अगर आप एट द मनी करेंगे तो मार्केट में वॉलेटिलिटी होगी, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा तो आपका स्टॉप लॉस उसमें कट जाएगा। और तीसरा, डेटा को देख करके, जो मैंने आज डेटा आपको सिखाया इस डेटा के ऊपर आप ट्रेड कीजिए। फिर धीरे धीरे आप जैसे जैसे कॉन्फिडेंस आएगा वैसे वैसे आप बिल्टअप करना चालू कर दोगे। तो कुल मिला के 0.3 डेल्टा, फेयर वैल्यू के आसपास खरीदना है, नेक्स्ट वीक ऑप्शंस में ट्रेड करना है, ये सब एटीएम की जगह इसको आप फॉलो कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया सर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आया है हमारे पास, ये पूछ रहे हैं कि अ, देखिए इनके इसमें एक और पास चीज मैं अभी 50। बोल दूं कि जैसे जी सर। एक क्वेश्चन लेने के पहले मैं बोल दूं कि जो भी जैसे क्या है, अभी हमारा टेलीग्राम चैनल का इंडिपेंडेंस डे ऑफर चल रहा है, ये कल खत्म होने वाला है, कल ये खत्म हो जाएगा। कई मेंबर्स ऐसे होंगे जो नए भी होंगे, जो पुराने भी होंगे, आप रिन्यू करना चाहते हैं तो रिन्यू कर सकते हैं। कल 21 अगस्त है, डिस्काउंटेड ऑफर खत्म होने वाला है। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमारे कस्टमर केयर में कॉन्टैक्ट कर लें। नहीं तो आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपको कॉल कर ले, तो आप चैट रूम में अपना नंबर और नाम डाल सकते हैं, और आपके नंबर और नाम को नोट करके हमारी टीम आपको कल कॉल बैक कर लेगी और आपको गाइड कर देगी कि क्या प्लान्स हैं, किस तरीके से हम सर्विसेज देते हैं और क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। तो आप अपना चैट रूम में नाम और नंबर डाल सकते हैं। हमारी टीम आपको कल कांटेक्ट कर लेगी और पूरी अच्छे से गाइड करके आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करा देगी, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ले सकते हो। जी सर, हमारे अटेंडीज हैं रोहित जी, उनका कहना है कि उनके पास 50,000 की कैपिटल है, और क्या। और ये जो चैट है, ये नाम और नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा, दिस इज ओनली टू एसएमसी। तो आप निश्चिंत रहें कि आपका नाम और नंबर कहीं भी डिस्क्लोज नहीं होगा, क्योंकि ये जो चैट इनेबल्ड है दैट इज ओनली फॉर मी ओनली। तो ये मेरे पास आएगी, इसलिए बी एश्योर्ड कि आपका नाम और नंबर कहीं भी डिस्क्लोज नहीं होगा। ओके सर, हमारे एक अटेंडीज हैं रोहित जी, जैसा मैंने आपको बताया कि ये कह रहे हैं कि इनके पास 50,000 की कैपिटल से ये स्टार्ट करना चाहते हैं और आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ये इनका पॉइंट ये है कि क्या ये अमाउंट इनफ है, और हम कितने पॉइंट्स देखिए हम लोग एक्सपेक्ट जो कर सकते जनरली हैं रिकमेंड मंथ में। करते हैं, वो हम लोग ये रिकमेंड करते हैं कि 1 लाख का कैपिटल से आप ज्वाइन कीजिए। उसका रीजन क्या होता है कि हम 70% क्या होता है नेकेड ऑप्शंस देते हैं, प्लेन कॉल। 30% कभी कभी हेज ऑप्शंस लेते हैं। तो हेज ऑप्शन जब आप लेंगे तो आपको कैपिटल 60-65 हजार रुपया उस समय चाहिए होता है, और नेकेड ऑप्शन जब कर रहे हैं तो उस समय तो 15-20 हजार में हो जाता है। तो इसमें दिक्कत क्या आएगी कि आपका वो हेज वाला ट्रेड छूट जाएगा, नेकेड वाला आप ट्रेड कर सकते हैं। तो टू आंसर योर क्वेश्चन कि 50 हजार पे मैं ज्वाइन कर सकता हूँ कि नहीं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। बट उसमें आपके हेज वाले ट्रेड छूट सकते हैं, नेकेड वाले सारे ट्रेड आपके हो जाएंगे। 70% हम लोग नेकेड ऑप्शंस लेते हैं, यानी कि खाली कॉल ले लिया या पुट ले लिया। 30% हम हेज ऑप्शंस लेते हैं, यानी 10 में से 7 हमारे नेकेड होते हैं और 3-4 हेज वाले भी होते हैं। तो आपका नेकेड में ये आप मान के चले कि मोटा मोटी हम प्रॉफिट, अगर आप प्रॉफिट्स में देखिएगा तो नेकेड वाले से ही ज्यादा प्रॉफिट बनता है, हेज वाले से ज्यादा प्रॉफिट बनता नहीं है। फिर भी आप 50 हजार की कैपिटल से ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे भी आपको प्रॉफिट बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं, आप ज्वाइन कर सकते जी सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सपायरी वाले दिन, जैसे कि कल हमारी एक्सपायरी है, तो ऑप्शन ट्रेडर के लिए, ऑप्शन बायर्स के लिए सबसे बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, उसको सबसे ज्यादा किस पे फोकस करना चाहिए हैं। देखिए कल एक्सपायरी में। एक्सपायरी है। जी। अभी एक एक दो चीज और ध्यान दे लेते हैं। कल एक तो वीकली एक्सपायरी और अगले वीक है मंथली एक्सपायरी। मार्केट में पॉजिटिव न्यूज फ्लो है, शॉर्ट वाले फंसे हुए हैं। अगर कल एक्सपायरी में मार्क और 25 हजार के ऊपर निफ्टी निकल गई है, आज एफएमसीजी में भी बाइंग थी, ऑटो में भी बाइंग थी, आईटी में भी जबरदस्त बाइंग थी, ऑयल एंड गैस में भी मोटा मोटी बाइंग थी। तो मार्केट के सारे सेक्टर में बाइंग आ रही है। खाली आज थोड़ा सा बैंक निफ्टी नहीं चली, जिसके कारण निफ्टी बहुत ज्यादा नहीं भागी है। बट अगर बैंक निफ्टी जैसे ही 56 हजार के ऊपर निकलेगी, शॉर्ट ट्रैप हो जाएगा और मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जा सकती है और मंथली एक्सपायरी में शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो लाइव मार्केट में आप लोग ट्यून रहिएगा। टेलीग्राम चैनल में मैं डेटा आपको अपडेट करता रहूंगा। जैसे ही शॉर्ट कवरिंग का डेटा दिखेगा मैं अपडेट कर दूंगा, उस समय हम लोग कॉल ऑप्शन में ट्रेड करके फटाक से पैसे बना सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी कल और आने वाले 4-5 दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि मिलने वाला है, क्योंकि मार्केट का डेटा इस तरीके से पैन आउट कर रहा है कि शॉर्ट कवरिंग आने के चांसेस हैं। और आप लोग को पता है कि शॉर्ट कवरिंग जब आती है तो उस समय ऑप्शंस 4-5-6 गुना हो जाती है। अब जैसे आपने पूछा कि क्या स्ट्रेटेजी है, वो तो लाइव मार्केट का डेटा देख के ही समझ में आएगा। मान लीजिए आज मैं बोल रहा हूँ कि कल ऐसा हो सकता है, बट कल सुबह से डेटा नेगेटिव बनने लग गया, पीसीआर नेगेटिव होने लग गया, रात में कोई न्यूज आ गई, ट्रम्प पुतिन से कुछ आपस में कुछ ऐसा हो गया, तो फिर अलग सिनेरियो हो जाएगा। तो एक चीज और, हाँ, बिगिनर जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि बिगिनर वाला, वहां पे मैं एक ऐड कर दूं कि अगर आप बिगिनर ट्रेडर हैं या आप कोई भी ट्रेडर हैं, ऑप्शंस कभी भी ओवरनाइट कैरी मत कीजिए। नेकेड ऑप्शंस कभी भी ओवरनाइट कैरी मत कीजिए। अगर कैरी करना है तो हेज ऑप्शंस कीजिए, नेकेड ऑप्शंस कैरी मत कीजिए। मैं भी टीवी में आपको रोज ऑप्शंस की ट्रेड्स देता हूं, बट वो सारे वैलिड इंट्राडे के लिए होते हैं, वो उनके सिनेरियो के हिसाब से दिए जा रहे हैं। बट आपकी सेफ्टी के हिसाब से मैं बोलना चाह रहा हूं कि अगर आप कैरी करना चाहते हैं तो हेज ऑप्शंस कैरी कीजिए। बुलिस है तो बुल स्प्रेड ले जाइए, बियरिस है तो बियर स्प्रेड ले जाइए।
नेकेड कॉल पुट ले जाने से कोई फायदा नहीं है। आपको नेट नेट पैसा कैरी फॉरवर्ड में कभी कदार मिलेगा, जनरली नहीं मिलेगा क्योंकि टाइम वैल्यू डिके हो जाएगी। अब जैसे कल एक्सपायरी है तो कल का डेटा देखेंगे, जैसा डेटा बनेगा उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे। मान लीजिए डेटा नेगेटिव बन गया जबरदस्त, तो इसका मतलब शॉर्ट वाला ट्रैप, लॉन्ग वाला ट्रैप होगा, तो वहां पे हम पुट ऑप्शन में ट्रेड करेंगे। मान लीजिए डेटा जबरदस्त, अभी तो डेटा देख के यही लग रहा है कि ऊपर ही मार्केट जाएगी, तो हम कॉल ऑप्शन में ट्रेड करेंगे। तो करंट सिनेरियो तो जो रोलोवर्स का भी है, जैसे मान लीजिए अभी 1.25 करोड़ निफ्टी में जो ओपन इंटरेस्ट है, वहां पे भी मुझे डेटा देख के लग रहा है वो ट्रैप हो रहे हैं, वो शॉर्ट वाले कवर करेंगे और जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो बाकी जैसे जैसे डेटा होगा मैं आपको लाइव प्रीमियम टेलीग्राम चैनल में एकदम अपडेट करता रहूंगा, उसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं। ओके आप लोग अपना नंबर सर। छोड़ सकते हैं, जो भी चाहते हैं कि इंडिपेंडेंस डे ऑफर में आप सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं, आपका नाम और नंबर छोड़ दीजिए, हमारी टीम कल आपको कॉल बैक कर लेगी और ये सारा नाम और नंबर आपको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। नेक्स्ट सर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कि अगर जो कोई ट्रेड लॉस पे जा रही है तो क्या उसको एवरेज करना इम्पोर्टेंट है या बिल्कुल, फिर एग्जिट कर एकदम दिया एकदम जाए कभी भी ट्रेड? नहीं, ऑप्शन में लॉस में तो कभी एवरेज ही नहीं करना चाहिए। आप प्रॉफिट में फिर भी थोड़ा एवरेज कर सकते हैं, बट लॉस में एवरेज करेंगे तो उसमें पैनिक क्रिएट हो जाएगा। मान लीजिए मैंने 40 रुपए में ले लिया 2 लॉट, और फिर 25 आ गया, फिर 2 लॉट ले लिया, और उसके बाद वो 15 आएगी तो क्या हालत होगी आप सोचिए, पैनिक नहीं हो जाएगा? मेरे तो सारे के सारे पोजीशन कट जाएंगे। तो ऑप्शन में टाइम वैल्यू डिके होती है, और लॉस में एवरेज आप करोगे, ये गलती कभी मत आप करना। स्टॉक्स में आप एवरेज कर सकते हैं, आपने मान लिया रिलायंस लिया, 1500 में लिया, 1200 में मिल रहा है और ले लीजिए, 1000 में मिल रहा है और ले लीजिए, लंबे समय में कोई दिक्कत नहीं है। बट ऑप्शन आपने 100 में लिया, 50 में एवरेज कर लिया, 30 हो गई, 30 में एवरेज कर लिया, पूरी कैपिटल साफ हो जाएगी। ऑप्शन में कभी भी एवरेज नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, है बहुत बड़ी मिस्टेक है, ऑप्शन में कभी एवरेज करना ही नहीं चाहिए। ओके सर नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि रैपिड मार्केट रिवर्सल के टाइम पर ट्रेडर कैसे अपना रिस्क मैनेज कर सकते हैं? रैपिड अचानक से रिवर्सल हो गया तो क्या करेंगे? स्टॉप लॉस काटेंगे। लॉस लॉस इज अ पार्ट ऑफ द गेम, प्रॉफिट लॉस तो चलता रहेगा। अगर कुछ न्यूज आ गई, अचानक से मार्केट रिवर्स हो गई, पिछले एक्सपायरी में हुई थी ना, एक न्यूज आई थी कि ट्रंप और पुतिन जी की मीटिंग होने वाली है। अगर आप लोगों को याद है, एक्सपायरी वाला दिन था, हम लोगों ने फर्स्ट हाफ में पुट ऑप्शन लिया, प्रॉफिट बुक किया। सेकेंड हाफ में जैसे ही ये न्यूज आई, हम लोगों ने कॉल ऑप्शन लिया, उसमें भी प्रॉफिट बुक किया। तो अगर न्यूज आई और न्यूज आपको पता चल जाए, तो उस न्यूज का इंटरप्रिटेशन करके आप ट्रेड को रिवर्स कर सकते हैं। या फिर अगर आपको न्यूज लेट मिल रही है और मार्केट में एक्शन आ गया, तो फिर उस केस में स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। बट ये है कि न्यूज अगर आपको मिल गई तुरंत, तो उसका इंटरप्रिटेशन करके आप पोजीशन काट के रिवर्स कर सकते हैं। जैसे अगर आप 3-4 दिन पहले की बात करें, थर्सडे को, लास्ट थर्सडे नहीं, लास्ट थर्सडे को एक न्यूज आई थी 3:01 पे। वो न्यूज ये आई थी कि इंडिया की जो रेटिंग है वो एसएनपी ने अपग्रेड करी है। और वो न्यूज जैसे ही हमें समझ में आई, हम लोग पुट ऑप्शन में थे, हम लोग पुट से निकल गए। करीब करीब भाव भाव फ्लैट निकले, और अगले दिन मार्केट अगर आप देखेंगे मंडे को, यानी कि 15 अगस्त के बाद, मंडे को मोदी जी के भाषण के बाद मार्केट 300 पॉइंट गैप अप हुई थी। तो क्या न्यूज आए तो न्यूज समझ के तुरंत निकलना पड़ेगा आपको, और अगर मान लीजिए डेटा चेंज हो रहा है, स्टॉप लॉस हो गया, तो आपको लेके निकलना पड़ेगा। नेक्स्ट। सर एक क्वेश्चन है कि प्रीमियम चैनल पे निफ्टी के अलावा कौन से इंडेक्स की कॉल आती है, या निफ्टी के देखिए, अलावा कोई और प्रीमियम कॉल? चैनल पे आपको केवल निफ्टी के ट्रेड्स मिलते हैं, निफ्टी ऑप्शंस के, वो भी बाइंग के। उसमें हम लोग सेलिंग का कोई ट्रेड नहीं करते हैं, ओनली बाइंग करते हैं, और ओनली ऑप्शंस करते हैं। और ज्यादातर ऑप्शंस हमारे 100 रुपए से नीचे के होते हैं, 60, 70, 75, 35, 40। यानी हमारा एम ये होता है कि छोटे पैसे से कैसे बड़ा प्रॉफिट बनाए, यानी छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई। जैसे आप देखते हैं ना, मेरा सोच जी बिजनेस पे आता है, छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई। तो प्रीमियम चैनल पे भी हम जनरली इसी पे फोकस करते हैं कि छोटा पैसा बड़ी कमाई कैसे करें। जैसे आज भी आप देखेंगे तो हमने 35 रुपीज के आसपास की कॉल ऑप्शन ली, और हम टारगेट कर रहे थे कि 65-70 रुपए हमें मिल जाते हैं उसमें, बट वो मोमेंटम नहीं मिला। तो बेसिकली छोटा ऑप्शन, छोटा स्टॉप लॉस और बड़े टारगेट, इस तरीके से हम काम करते हैं, और फोकस केवल निफ्टी पे होता है, केवल बाइंग पे होता है, और दिन की 1-2 ट्रेड से ज्यादा नहीं होती। ओके सर इन अ मंथ कितने पॉइंट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्रीमियम ग्रुप में?
कुछ क्वेश्चंस आए देखिए, हैं। प्रॉफिट की कोई भी गारंटी नहीं है। सेबी रेगुलेशन के हिसाब से हम प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं दे सकते, बट एज अ रिसर्च एनालिस्ट हम अपनी बेस्ट कोशिश ये करते हैं कि बेस्ट ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको प्रॉफिट बना के दे पाए। अगर आप हमारा पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो एवरेज हम 100 से 150 पॉइंट के आसपास का एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। यानी 150 पॉइंट भी अगर आप निकाल पा रहे हैं तो 1 लाख के कैपिटल पे ऑप्शन बाइंग में आप मान लो 20% का प्रॉफिट हो गया एक मंथ में। वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, फिर भी ट्रैक रिकॉर्ड आप देख सकते हैं हम 100-150 पॉइंट के आसपास का निकाल पा रहे हैं। जहां पे 90% ट्रेडर लूजिंग है, वहां पे हम विनिंग की तरफ है। दूसरा, लर्निंग भी आपकी लाइव मार्केट में हो रही है। लाइव मार्केट में आप लर्न कर रहे हो, आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है आप ये देखिए ना। 650 रुपीज आपकी कॉस्ट आती है अगर आप पुराने मेंबर रिन्यू करते हैं तो, और आप नए मेंबर हैं तो आपकी 850 रुपीज पर मंथ की कॉस्ट आती है एनुअल सब्सक्रिप्शन में, जो केवल एक ट्रेड से रिकवर हो जाएगा। 75 का लॉट है, अगर आपने 10 पॉइंट भी बुक किया प्रॉफिट एक लॉट में तो 750-800 रुपए आते हैं। तो एक ट्रेड से आपका मंथ का सब्सक्रिप्शन रिकवर होता है। तो हमारा मेन यही एम होता है कि हम आपको वैल्यू फॉर मनी दे पाए, छोटे कैपिटल से बड़ा प्रॉफिट बना पाए। इसी ऑब्जेक्टिव के साथ हम प्रीमियम टेलीग्राम चैनल में काम करते हैं और छोटा से छोटा रिस्क लेते हैं। सबसे बड़ी बात, हम लोग का स्टॉप लॉस कभी भी 20 पॉइंट से बड़ा नहीं होता है, और हम जनरली 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे निकल जाते हैं, यानी स्टॉप लॉस तक कभी वेट नहीं करते हैं। यानी लॉस हमेशा छोटा होता है और प्रॉफिट आपको 20, 30, 25 पॉइंट तक हम बुक कर लेते हैं, और प्रॉफिट 10-12 पॉइंट से ज्यादा का लॉस में हम रुकते नहीं। जी सर, एक क्वेश्चन आया वीवेप और प्राइस को लेके कि हमें एज ए बिगिनर वीवेप और प्राइस को कैसे देखना चाहिए, कितना डिफरेंस सही रहता है एंट्री के देखिए, लिए। जितना ज्यादा फेयर वैल्यू के आसपास लेंगे उतना ज्यादा कंफर्टेबल ट्रेड होगा। अब डिफरेंस तो मान लीजिए कुछ भी है, कोई एग्रेसिव है तो वो फेयर वैल्यू से 76 है, आप एग्रेसिव है, आपके पास पेशेंस नहीं है, आप मान लीजिए 85 में भी ले सकते हो, तो उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। मेरे लिए डेफिनेशन क्या है कि ये फेयर वैल्यू है, और मैं जितना ज्यादा फेयर वैल्यू के आसपास ले पाऊं उतना मेरे लिए बेटर है। और उसके लिए मैं चार्ट्स को देखता हूँ, 10 मिनट्स के चार्ट्स पे मेरा फोकस होता है कि मान लीजिए फेयर वैल्यू के आसपास प्राइस आकर के अगर बाउंस कर रहा है, इसका मतलब फेयर वैल्यू के आसपास बाइंग है। अगर वो बाइंग है तो एंट्री कर लेते हैं। मान लीजिए फेयर वैल्यू पे नहीं आया, उसके ऊपर से ही वो बाउंस करने लग गया, तो समझ में आ जाता है यार फेयर वैल्यू पे नहीं आएगा, ऊपर से ही बाउंस कर रहा है, ऊपर ही बायर है, तो वहीं पे ले लो। तो वो सब आप एक्सपीरियंस से आपको समझ में आ जाएगा। बट फेयर वैल्यू के आसपास जितना नजदीक आप ले पाएंगे उतना बेटर है। अगर उससे ऊपर आकर के बाउंस कर रहा है, चार्ट्स में आप देख पा रहे हैं, तो वहां पे भी एंट्री करेंगे तो प्रॉफिट बन सकता है। यस, जी नेक्स्ट। राकेश जी, एक हाउ टू हमारे गेट अ फेयर अटेंडीज हैं। वैल्यू, एक क्वेश्चन आया, हाउ टू गेट द फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू का मतलब वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस आपको एनएससी की वेबसाइट में फ्री में मिल रही है। आप वहां पे जाएंगे, आप इस वेबिनार को अच्छे से, मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको आगे यूट्यूब चैनल में डाल दूंगा ताकि आप रिकॉर्डिंग को दोबारा सुन सकें। तो फेयर वैल्यू आपको एनएससी की वेबसाइट में मिल जाएगी। फेयर वैल्यू का मतलब वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, फेयर वैल्यू का मतलब एवरेज प्राइस जो आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है। नेक्स्ट। सर उमेश जी का क्वेश्चन आया है, वो कह रहे हैं कि जब मार्केट ओपन होती है तो वॉलेटिलिटी मिलती है, और जब हम 11:30 के बाद ट्रेड लेते हैं तो मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज रहती है, तो उस समय क्या नहीं नहीं स्ट्रेटेजी नहीं, होनी ऐसा चाहिए। जनरली आप देखेंगे 30% ऑफ द टाइम होता है। 70% ऑफ द टाइम आप बैक टेस्ट कर लो। चलो, आप बोल रहे हो बैक टेस्ट कर लो, मैंने इस पे काम किया हुआ है, बैक टेस्ट किया हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। 70% ऑफ द टाइम मार्केट की ओरिजिनल मूवमेंट 11 बजे के बाद आती है। एक्चुअल पैसा ऑप्शन बायर का क्लोजिंग सेशन में ही बनता है। ओपनिंग सेशन में तो वो वॉलेटिलिटी होती है। मान लीजिए 11 बजे से लेके 1 बजे तक साइडवेज है, कोई बात नहीं, उसमें जो डेटा बन रहा है उसको देख करके आप 2 बजे से 3:30 बजे वाले मूव को पकड़िए ना। हमारा एम क्या है, इंट्राडे में हमारा एम है कि हम 20-30 पॉइंट प्रॉफिट बना लें। वो आपको 70% ऑफ द टाइम बन जाएगा और लॉस ना हो, ये हमारा एम है। तो ये आप बैक टेस्ट करके देख लीजिए, मैंने बैक टेस्ट किया हुआ है कि मेजोरिटी ऑफ द मूव आपको 11 बजे के बाद ही आती है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट ऑलरेडी मूव कर चुकी है तो साइडवेज हो जाती है। तो जिस दिन ऑलरेडी मूव कर चुकी है उस दिन आप अवॉइड कर सकते हैं। जिस दिन अगर मूवमेंट नहीं आया है उस दिन आप, हो सकता है कि 11 बजे के बाद आपको बड़ी मूवमेंट मिलेगी। तो 70-30% का ये रेशियो है। और मुझे ऐसा लगता है कि क्लोजिंग सेशन में 11 बजे के बाद ही जनरली ट्रेड मिल जाते हैं। और हम तो जैसे प्रीमियम टेलीग्राम चैनल में डेली ट्रेड कर ही रहे हैं, तो हमें
अगर 22 ट्रेडिंग सेशन है तो आप मान के चलें कि 20 दिन तो हमें ट्रेड कुछ ना कुछ मिल ही जाते हैं 11 बजे के बाद, और हम लोग 11 के बाद ही ट्रेड लेते हैं। अगर आप हमारी परफॉर्मेंस शीट देखेंगे तो उसमें हम हर दिन ट्रेड 11 के बाद लेते हैं, तो हमें हर दिन कुछ ना कुछ ट्रेड मिल ही जाते हैं, उसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जी सर, ऑप्शन ग्रीक्स में किसका सबसे ज्यादा यूज करना चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से? ऑप्शन ग्रीक में मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूँ डेल्टा का और थीटा का, यानी कि डेल्टा यानी कि मार्केट के मूवमेंट से ऑप्शंस के प्राइस कितना मूव करेंगे वो हो गया डेल्टा, और सेकंड हो गया थीटा जो टाइम वैल्यू कितनी है। ये दो सबसे ज्यादा यूज करता हूँ। फिर मैं थोड़ा वोलेटिलिटी पे भी नजर रखता हूँ, विक्स कि विक्स किस तरीके से बिहेव कर रही है, विक्स बढ़ रही है घट रही है, तो उसके ऊपर भी हम नजर रखते हैं। तो ग्रीक्स में 3 इंपॉर्टेंट है आपके लिए, डेल्टा, थीटा और वोलेटिलिटी इंडेक्स जिसे हम विक्स बोलते हैं। ओके सर। और कुछ क्वेश्चंस? ओके, अगर आप लोग को मजा आया तो बहुत बहुत मुझे भी अच्छा लगा, आप लोग को मजा आया होगा। और मुझे भी आज बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ जुड़ के, नई चीजों को सीख के सिखा के, और मुझे भी लर्निंग मिलती है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ इस तरीके से वेबिनार में जुड़ने का और आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर देने का, लाइव एक्सपीरियंस शेयर करने का। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम फिर इसी तरीके से लाइव मार्केट ट्रेड करेंगे, हम सब मिलकर ट्रेड करते रहेंगे, लाइव लर्निंग लेते रहेंगे, और बड़े बड़े जो शार्क हैं मार्केट में, बड़े बड़े जो वेल मछली हैं, उनसे बचने के लिए हमें ये डेटा जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना डेटा का भैया वो बड़े शार्क से बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो ओवर प्राइस करेंगे, हमें ओवर प्राइस पे ऑप्शंस दिला देंगे और फिर वो वापस टाइम वैल्यू डिके हो जाएगी। तो हमें चालाक बनना पड़ेगा, तभी हम जीरो सम गेम से बाहर निकल सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं। और ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट बनाया जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि 90% ट्रेडर्स लॉस कर रहे हैं तो हम भी लॉस करेंगे, नहीं। ये इक्वेशन को हमें रिवर्स करना है, और इस इक्वेशन को रिवर्स करने के लिए हमें इन चीजों को सीखना होगा, लाइव मार्केट में फोकस करना होगा। तो हम इनसे इनसे हम 90% की कैटेगरी से हम 10% की कैटेगरी में आ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच आज के वेबिनार को अटेंड करने के लिए। नमस्कार। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.